स्वागत है दोस्तों एक और नई मजेदार मानव एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम एक ऐसी दुनिया की कहानी सुनेंगे जहां इंसानों और जानवरों के बीच एक कभी खत्म ना होने वाली जंग छिड़ चुकी है। इस दुनिया में कुछ खास लोगों को शक्तियां मिलती है जिसे वो इन खतरनाक जानवरों से लड़ पाते हैं और इन्हीं लोग रेडर्स के नाम से जानते हैं। ये रेडर्स मॉन्स्टर का शिकार करते हैं, डंजियन से प्रीशियस ट्रेजर्स निकालते हैं और इसके साथ साथ आम इंसानों की रक्षा भी करते हैं। उनका काम जितना खतरनाक होता है उन्हें उतनी ही इज्जत और प्यार मिलती है। लोग उन्हें हीरोज मानते हैं और कुछ लोग उनकी शोहरत से जलते भी हैं, क्योंकि सोचिए ना, मॉन्स्टर का शिकार करके अमीर बनना, ये आइडिया सुनने में ही कितना एक्साइटिंग लगता है। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ लोगों को ये मौका मिल जाता है जबकि कुछ लोग बस दूसरे हीरोज को देखकर जलते ही रह जाते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब जब वो फाइट करते हैं तब तब उनकी मौत उनकी आंखों के सामने होती है। तो चलो अब ना बकवास करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत एक पब्लिक रेस्टोरेंट से होती है जहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, पर तभी एक चीखने की आवाज गूंजती है। ये चीखने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम जेयुन है वही होता है। और भाई उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर होता है। उसे अभी पता चला है कि एक रेड के लिए उसे सिर्फ एक मीट सील यानी जिंदा ढाल बनाने के लिए हायर किया जा रहा है। मतलब सारी खतरनाक हमले को उसे ही झेलने होंगे। एमसी के सामने चश्मे पहने एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम जुन युआन होता है। वो तुरंत एमसी को शांत होने के लिए कहता है। वो कहता है, भाई चिल कर, तुम ही थे ना जो जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए जॉब चाहिए थी, जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए, लेकिन सारे के सारे पैसे वो हार ही जाते हैं। और वो बंदा बोलता है कि अभी के लिए बस यही काम अवेलेबल है। बेचारा हमारा एमसी जेयून चाहे कितना भी नाखुश हो, उसके पास इस जॉब को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। एमसी हमें बताता है कि ये चश्मिश जुन युआन रेडर एजेंसी में काम करता है। उसका काम एमसी जैसे फ्रीलांसर्स जो किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं होते हैं उन्हें जॉब दिलवाना होता है। जब जुन युआन ने उसे कांटेक्ट किया तो हमारे एमसी को लगा कि भाई लॉटरी ही लग गई है, कोई तगड़ा काम मिला होगा। लेकिन किस्मत देखो, उसे सिर्फ एक अनडेड से भरे डंजियन में सबसे आगे खड़े होकर मरने के लिए भेजा जा रहा है। ये तो वही बात हुई ना कि आप साफ साफ बोल दिए कि जाओ, तुम बस एक डिस्पोजेबल ढाल हो और अगर मामला बिगड़ा तो सबसे पहले तुम्हारी ही पड़ी चढ़ेगी। जुन युआन एक लंबी सांस लेता है और सोचता है कि आखिर एमसी के लिए सिर्फ यही काम क्यों बचा है, खास करके तब जब उससे कम रैंक वाले बंदे को भी हाई पेइंग जॉब मिल रही है। इस पर जुन युआन उसके मार्शल आर्ट्स क्लास की याद दिलाता है। भले ही ये एक टॉप नॉच क्लास मानी जाती हो, लेकिन इस क्लास के रीडर्स को जॉब ऑफर्स बहुत कम मिलते हैं। ये सुनकर जुन युआन और भी चिढ़ जाता है और गुस्से से पूछता है, क्या सिर्फ इसीलिए मैं एक मार्शल आर्ट्स रेडर हूँ, मुझे कम समझा जा रहा है? चश्मिश जुन युआन थोड़ा हिचकते हुए हाँ में सिर हिलाता है। वो समझता है कि सच्चाई यही है दोस्त, आजकल मैजिक यूजर्स का ही बोलबाला है। सारे हाई पिंग और अच्छे रिक्वेस्ट वही ले जाते हैं। असलियत ये है कि मार्शल आर्ट्स रेडर्स को जॉब पूरा करने में ज्यादा टाइम लगता है और उनमें चोटें भी काफी ज्यादा लगती हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिसका इम्प्लॉयर्स जरूर ध्यान रखते हैं। ये इस दुनिया की कड़ी सच्चाई है। अब खुद सोचिए, मेजेस जो पीछे से आराम से खड़े होकर मॉन्स्टर पर मैजिक से हमला करते हैं, उनके मुकाबले मार्शल आर्ट्स रेडर्स तो फ्रंट लाइन पर होते हैं, इसीलिए उन्हें चोट लगने का रिस्क हमेशा ज्यादा रहता है। और यही वजह है कि एक फाइट में मेजेस को हमेशा ही एडवांटेज मिलता है। जुन युआन की बातें सुनने के बाद एमसी बोलता है, हाँ मैं सारी चीजें जानता हूँ, और मन ही मन सोचता है लगभग 10 साल पहले मार्शल आर्ट्स रेडर्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब वक्त पूरी तरीके से बदल चुका है। ये सुनकर हमारा एमसी अफसोस करने लगता है कि काश उसने उस वक्त मेज बनने का फैसला किया होता जब उसके पास मौका था। फिर नरेटर वाइस एमसी की उस वक्त के बारे में बताती है जब उसका अवेकनिंग होने वाला था और बताता है कि ये सब शुरू हुआ था 11 साल पहले, जब हमारा हीरो हाई स्कूल के अपनी तीसरे सालों में था। उसने अवेकन एप्टीट्यूड इवोल्यूशन टेस्ट में टॉप किया था और उसे मियाज़मा एकेडमी में एडमिशन मिला, जो रीडर्स को ट्रेन करने के लिए देश की सबसे प्रेस्टिजियस जगह मानी जाती है। उस टाइम एक मेज बनने के लिए उसका एप्टीट्यूड 97 था, जो कि कई ज्यादा थी। पर दोस्तों 97 ये ऑलमोस्ट एक परफेक्ट स्कोर था। यहाँ तक कि उस वक्त के टॉप स्टूडेंट्स जैसे कि लेडी स्यून, उनका स्कोर भी सिर्फ 92% के आसपास था। उसके रिजल्ट उस वक्त सबके लिए एकदम अनबिलीवेबल थे। दूसरी तरफ एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए उसका एप्टीट्यूड सिर्फ 34% ही था, लेकिन इतने अच्छे मेज एप्टीट्यूड के बावजूद उसने एक बेवकूफ भरा फैसला किया और मार्शल आर्ट्स रीडर्स बनने का चुनाव किया। उसने ये इसलिए नहीं चुना था कि उसे मार्शल आर्ट से कोई प्यार था, बल्कि उसे बस मेज नहीं बनना था। उस जमाने में मेजेस की कोई इमेज नहीं थी, उनकी इमेज बहुत ही ज्यादा खराब थी। उन्हें सिर्फ बफर्स माना जाता था जो कि पीछे से थोड़ी बहुत सपोर्ट कर देते थे। वो लोग तो लो रैंक की मॉन्स्टर को भी बिना मार्शल आर्ट रेडर्स के सपोर्ट के नहीं मार पाते थे। लेकिन देखते ही देखते
वक्त ऐसी करवट ली कि सब कुछ उलट-पुलट हो गया। आजकल मार्शल आर्ट्स रेडर्स का करियर नीचे जा रहा है, जबकि मेजर्स की डिमांड आसमान छू रही है। हमारा एमसी सोचता है कि अगर उसने 11 साल पहले मेज क्लास चुनी होती तो शायद उसकी जिंदगी आज बहुत ही बेहतर हो चुकी होती, और अब अगर वो क्लास बदलने की सोची भी तो कोई फायदा नहीं है। रेडर्स की ग्रोथ 20 साल की उम्र में आकर रुक जाती है, इसीलिए अब इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं बची। खैर, अब पछताने से क्या होगा, जो हो गया सो हो गया। जूनी युआन हमारे एमसी को समझाता है कि आजकल ऐसे मौके भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसीलिए उसे ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। वो ये भी बताता है कि ये जॉब वो किसी और को देने वाला था, लेकिन उसने हमारे एमसी के बारे में सोचा और उसे ये ऑफर दिया। ये सुनकर जियून यानी एमसी को दुख और हंसी दोनों एक साथ आते हैं। एक वक्त था जब उसके टैलेंट से हर इंसान जलता था, और आज उसके एक गलत फैसले ने उसे सिर्फ एक मामूली सा डी रैंक मार्शल आर्ट रेडर बनाकर रख दिया है। कोई और रास्ता ना देखते हुए वो आखिरकार जॉब एक्सेप्ट कर ही लेता है। ये सुनते ही उसके दोस्त जूनी युआन के चेहरे पर खुशी आ जाती है, और वो हमारे एमसी को यकीन दिलाता है कि उसने बिल्कुल सही फैसला किया है। जैसे ही हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है, मैनेजर उसे बताता है कि वो कल सुबह 8 बजे उससे मिलने आएगा। एड्रेस उसके फोन पर ऑलरेडी भेज दिया गया है। एमसी थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि मैनेजर वहाँ क्यों आएगा, उसे तो एजेंसी के काम से फुर्सत नहीं मिलती होगी। जूनी युआन आराम से बोलता है फिक्र मत करो, और बताता है कि उसे भी वहाँ कुछ काम है, इसीलिए वो लोग मिल ही लेंगे। अगली सुबह होती है और सभी लोग एक डंजन गेट के बाहर इकट्ठे होते हैं। हमारा एमसी वहाँ अकेला खड़ा होता है और थोड़ा बेचैन होने लगता है, क्योंकि जुनून अभी तक नहीं आया होता है। जो बोला था कि मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। वो एक ठंडी सांस छोड़ता है और सोचता है कि शायद जुन युआंग को उससे ज्यादा काबिल रेडर्स को हैंडल करना चाहिए। आखिर वो खुद तो डी रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है और जुन युआन एक ए रैंक मेज है। जेयुन सोचता है जुन युआन एक रेडर एजेंसी में अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है, जबकि अपनी स्किल के दम पर वो किसी भी टॉप गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है। अगर जेयुन उसकी जगह पर होता तो वो अब तक कोई बेहतर जगह ढूंढ चुका होता। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो उसे बेकार निकम्मे कहती है। ऐसा लगता है कि ये जेयुन का ही एक हिस्सा है, शायद उसका आत्म संदेह, जिसके बारे में हमें अभी तक ज्यादा नहीं पता है। अपने ख्यालों में खोया हुआ जेयुन अचानक किसी के पुकारने की आवाज सुनता है। ये मंगू है, जो कि जेयुन का एक दोस्त ही है, और वो सर से पांव तक लोहे के कवच में लिपटा हुआ था। हमारे एमसी का दोस्त, और ये एक मैजिशियन है। जैसे ही वो दोनों बातें और मजाक करने लगते हैं, मंगू एक मार्शल रेडर होने पर काफी गर्व महसूस करता है। उसका मानना है कि आजकल की नई जनरेशन इस बात को समझती ही नहीं है कि मार्शल आर्ट रेडर कितने कूल होते हैं उन मेजेस के मुकाबले जिन्हें वो निकम्मे होबोस कहता है। शायद से होबोस चाइनीज में कुछ और ही बोला जाता होगा, जो बस पीछे खड़े होकर आज आग की गोली फेंकते रहते हैं। लेकिन जेयुन इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है। उसे लगता है कि एक मार्शल रेडर होना कूल होने से बहुत दूर है। सच तो ये है कि वो लोग आजकल आराम से खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मंगू उसे हिम्मत देता है कि उसकी पोजीशन चाहे कुछ भी हो, उन्हें अपना बेस्ट देना चाहिए, और वो सुझाव देता है कि रेड के बाद दोनों साथ में ड्रिंक पर चलेंगे। जेयुन मान जाता है, लेकिन वो जल्दी से कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो बिल नहीं दे पाएगा। इस पर मंगू हंसते हुए कहता है कि इस बार उसकी बारी नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी बिल उसी ने ही भरा था। ये सुनकर जेयुन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन जेयुन का लाचार चेहरा देखकर मंगू उस पर थोड़ा रहम खा जाता है और एक बार फिर बिल भरने के लिए मान जाता है। जेयुन हंसते हुए माफी मांगता है कि वो हमेशा अपने दोस्त से ही पैसे खर्च करवाता है, लेकिन दिल ही दिल में वो सोचता है कि मंगू को दोबारा पैसे देने के लिए मनाना कितना आसान है। तभी अचानक कोई वहाँ आता है और सबको हुक्म देते हुए कहता है कि वो डंजन के एंट्रेंस पर इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि वो लोग 30 मिनट के अंदर डंजन के अंदर जाने वाला है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनकर सभी लोग हमारे हीरो सहित काफी चिंतित और परेशान होने लगते हैं। हो सकता है कि इसीलिए क्योंकि उन्हें इस नए आदमी का इस तरह ऑर्डर देना पसंद नहीं आया हो। खैर, कवच वाला आदमी मंग्यू, जो कि हमारे एमसी का दोस्त है, तैयारी करने के लिए अपनी पार्टी के पास वापस चला जाता है, जबकि जेइन वहीं खड़ा खड़ा बार बार अपने फोन चेक करता रहता है। रेड शुरू होने का इंतजार करते वक्त हमें पता चलता है कि जब रेडर्स एक जंजीर में इंटर करते हैं तो उन्हें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज तब होती है जब उन्हें अचानक अंदर कोई खजाना मिल जाता है। जब वो लूट के नशे में चूर चूर हो जाते हैं तो उनका लालच उनके दिमाग पर हावी हो जाता है। वो सही गलत सोचना बंद कर देते हैं और तभी डंजन उनकी परीक्षा लेता है। ऐसे बदकिस्मती के झटके से बचना बहुत मुश्किल होता है, अंत पर इसका अंजाम एक भयानक तबाही होता है। और दूसरी चीज वो हमें पता चलती है कि इससे पहले ही मंगू फिर से बीच में आ जाता है। वो जेयुन से कहता है फोन में क्या घुसे हुए हो, चलो डंजन में जाने का टाइम हो गया है। फिर वो हमारे एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है लगता है कि डंजन में घुसने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो देख रहे हो। जेयुन उसकी बात को टाल देता है और कहता है
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच तो ये था कि वो असली में अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था, ना कि अपनी किसी गर्लफ्रेंड का। और अपनी माँ से मन ही मन एक छोटी सी बात करके वो डंजन के अंदर चला जाता है। डंजन के अंदर जाते ही सारे मेजेस अपनी छड़ियों के साथ पीछे रहते हैं, जबकि मार्शल रेडर्स सबसे आगे फ्रंट लाइन पर खड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि तुरंत ही बेहोश घोस्ट जो होते हैं वो अपने डरावने चेहरे के साथ प्रकट होते हैं, और एक घमंडी म्यूजिशियन मार्शल रेडर्स पर चिल्लाना शुरू कर देता है, लाइन बनाओ, और कहता है कि अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ो। यही वजह होती है कि हमारे हीरो को इस काम से नफरत होता है। उसे इन घमंडी लोगों से ऑर्डर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं थी उसकी बात मानने के अलावा। मेजेस मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपनी एलिमेंट पावर को इकट्ठा करते हैं और सीजलिंग फायर बॉल्स सीधे ज़ॉम्बी पर बरसाने लगते हैं। उन डरावने क्रीचर्स को जलाकर राख राख कर देते हैं। जेन उन विजार्ड्स को देखता है और सोचता है कि क्या ये लोग मीटियोर गिल्ड से हैं, क्योंकि वो गिल्ड कुछ समय पहले तक तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब उनकी पावर देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। इस तनाव के बीच वो सोचता है कि इन पावरफुल मेजेस की वजह से शायद आज उसकी मौत नहीं होगी। फिर हमारा सीन थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ मंगू थोड़ी देर आराम करते वक्त अपनी पानी की बोतल उठाता है और खुद को रिफ्रेश करने के लिए पीता है। वो कहता है कि डंजन में सिर्फ मेन बॉस को हराना बाकी है। वो बूढ़ा आदमी मजाक करता है कि अब उसकी उम्र हो गई है और वो पहले की तरह दूसरों के साथ नहीं दे पाता। फिर वो हमारे एमसी से पूछता है कि क्या उसे कोई आइटम ड्रॉप मिला है। वो ये पूछते हुए काफी खुश लग रहा होता है, क्योंकि एक डंजन में आमतौर पर अच्छी लूट नहीं मिलती है। पर हमारा हीरो खुद चेक करने का फैसला करता है और चेक करते हुए बोलता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ बट चेक करके देखता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी सिस्टम विंडो खोलता है वो ग्लिच करना शुरू कर देती है और उसे अचानक से सर में दर्द महसूस होता है। तभी एक और सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि एसर सिस्टम डाउन है और यूजर्स की कनेक्शन टेम्पोररी रूप से डिस्कनेक्टेड रहेगा। जिसके बाद एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि किसी अनजान कारण से एजर सिस्टम रिबूट होने में फेल हो गया है। और गाइस रिबूट सिस्टम मतलब हुआ कि जैसे रीस्टोर किया जाता है, जो सिस्टम क्रैश हो गया है उसको रीस्टोर किया जाए। हमारे हीरो ने पहले कभी ऐसा सिचुएशन फेस नहीं किया होता है और उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज आती है जो उसे रोशनी का पीछा करने के लिए कहती है। वो हड़बड़ाकर मुड़ता है और देखता है कि ग्लिच करते हुए सिस्टम नोटिफिकेशन बता रही है कि एक अचानक एंटिटी ने सिस्टम में घुसपैठ कर ली है और सेफ मोड रिस्टोरेशन फेल हो रहा है। जेइन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मंगू उसके चेहरे पर तनाव देखकर पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। हमारा हीरो बस इतना कहता है कि किसी ने उसे रोशनी का पीछा करने के लिए कहा है और ठीक उसी वक्त कुछ होने लगता है। हवा में रोशनी के बुलबुले निकलने लगते हैं। वो सोचता है कि क्या यही वो रोशनी है जिसका उसे पीछा करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये रोशनी उसके अलावा और किसी को नहीं दिख रही। मंगू पूछता है कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। कोई साफ जवाब नहीं दे पाने के कारण हमारे हीरो की आंखें बस उसी रोशनी पर टिकी रहती है। वो अपने डर को निगलता है और देखने का फैसला करता है कि आखिर ये है क्या। जब मंगू पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है तो हमारा हीरो उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्दी वापस लौट आएगा। थोड़ी देर उस रोशनी का पीछा करने के बाद वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। सिस्टम विंडो तुरंत पॉपअप होती है और कहती है कि एजर सिस्टम डिसेबल हो गया है और सिस्टम वीडियो लोड नहीं हो सकती है। वो सिस्टम से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एक और नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम में पार्सल डैमेज हुआ है और सिस्टम सेफ्टी मोड में रिबूट करने की कोशिश करेगा। जिन कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजलाता है, क्योंकि जब से वो 10 साल की उम्र में पहली बार अवेकन हुआ था तब से इन 17 सालों में सिस्टम कभी भी डाउन नहीं हुआ है और कभी कोई डैमेज या फिर रिबूट भी नहीं हुआ है। और एमसी सोचता है कि क्या उसने जो आवाज सुनी थी उसका सिस्टम की गड़बड़ होने से कोई लेना देना है। सिस्टम लगातार ग्लिच करता रहता है और उसे बार बार वही फील्ड नोटिफिकेशन भेजता है। इसके बावजूद एमसी रोशनी का पीछा करना जारी रखता है और सोचता है कि क्या एजर सिस्टम के अंदर कुछ बदल रहा है। फिर हमें नरेटर वॉइस एजर सिस्टम के बारे में बताती है। इसका नाम एजर यानी नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स जैसे ओडिन और थॉर के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि सिस्टम एजर से ही निकला है, जो 2011 में ईयर ऑफ डिजास्टर के दौरान मानवता की आखिरी उम्मीद और रक्षा कवच बना। उस समय पैसिफिक ओशियन के बीच अचानक एक विशाल पेड़ उग गया था जो सिर्फ 9 दिनों में ही इतना ऊंचा हो गया कि उसने पूरी दुनिया पर अपनी छाया डाल दी, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी को ही घेर लिया अपनी ढाल से। और कुछ लोग इस ट्री को साइन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहते हैं और कुछ लोग इस ट्री को ट्री ऑफ द ब्लेसिंग कहते हैं। लेकिन वो डरावना पेड़ और कोई नहीं बल्कि माइथोलॉजी का युगड्रासिल यानी वर्ल्ड ट्री था। बस जिस दिन वो पूरी तरीके से उग गया उस 9वें दिन दुनिया में कयामत आ गई थी। दुनिया ने पूरा वर्ल्ड ने मॉन्स्टर की एक नई विनाशकारी लहर का सामना किया जिसमें आधे से ज्यादा मानवता खत्म हो गई।
और बाकी बचे हुए लोग भूखमरी और महामारियों से जूझते रहे। उस निराशा के समय असली हीरो सामने आए जिनके पास स्पिरिचुअल पावर थी और वो मानवता के लिए एक नई उम्मीद का किरण लेकर आए। धीरे धीरे कर बहुत से लोग अपनी एसर सिस्टम को एक्सेस करना शुरू कर गए और अवेकन भी होते गए और मानवता को बचाने के लिए रेडर्स बन गए और उस दिन से एसर इन मॉन्स्टर के खिलाफ मानवता का सबसे बड़ा हथियार बन गया जिसे हम सिस्टम कहते हैं। लेकिन अब हमारा एमसी चिंतित होता है। अगर एसर सिस्टम बदल रहा है तो उसे डर है कि चीजें शायद अच्छी ना हो। अचानक वो एक बंद रास्ते पर पहुंचता है और उसके ठीक सामने एक हरा दरवाजा दिखता है। पहले तो वो चौंक जाता है लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है जब वो कहता है कि जरूर ये ट्रेजर गेट होगा। तो दोस्तों ट्रेजर गेट्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये डंजन के अंदर छुपे हुए सीक्रेट रूम्स होते हैं जिनकी मिलने का चांस हाई लेवल डंजियंस में भी बहुत कम होता है, जैसे एस रैंक डंजियन, एफ रैंक डंजियन, ए रैंक डंजियन। इसमें आमतौर पर आइटम्स और रेयर मटेरियल्स मिलते हैं जो इस दुनिया की लोकल करेंसी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक सकते हैं। जेन का दिमाग उत्तेजना से दौड़ने लगता है जब वो सोचता है कि अगर उसे ए रैंक या उससे ऊपर का कोई इक्विपमेंट मिल गया तो उसकी ये बेकार सी जिंदगी पल भर में बदल सकती है। वो चुपके से भगवान से दुआ करता है कि उसकी किस्मत चमक जाए। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है तो पूरी जगह शरीर लगती है जो वो किसी स्वर की रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आ गया हो। उसके सामने एक पेडेस्टल पर एक चमकता हुआ आइटम रखा होता है। जेयुन ने डंजन में ऐसी जगह के बारे में अफवाहों में ही सिर्फ सुनी थी, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो खुद ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा। फिर भी वो उस आइटम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूती हैं, उसकी चारों तरफ नोटिफिकेशन की बारिश हो जाती है। पहली नोटिफिकेशन कंफर्म करती है कि उसने डैमेज सिस्टम फीचर को सक्सेसफुली रीस्टोर कर लिया है। दूसरी तरफ एक नए इक्विपमेंट के मिलने की घोषणा करती है और तीसरी आइटम की डिटेल्स देखने का ऑफर देती है। जेन को लगता है कि शायद उसकी दुआ कबूल हो गई है। जैसे ही वो आइटम को अपने हाथों में लेता है, सिस्टम पैनल बताता है कि ये आइटम ओडिन्स लॉस्ट आई है, एक मिथिकल रैंक का आर्टिफैक्ट। दोस्तों ये आंख ओडिन की थी जो एसर के सबसे पावरफुल गॉड थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिमिर के कुएं पर इस आंख की बलि दे दी थी और इस आंख को एक बार इक्विप करने पर हमारा हीरो रूइन राइटिंग सीख सकता है और यहाँ तक कि मैजिक को रिवर्स करके उसे डिसमेंटल या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये इस दुनिया के एक लौता मिथिकल रैंक का आइटम है और एक बार ये उसका हो गया तो हमेशा के लिए उसी का रहेगा। वो आइटम इतनी तेजी से चमक रहा होता है कि वो अच्छे से देख भी नहीं पा रहा होता है। और फिर जेयून सिस्टम पैनल पर नजर डालते हुए वो इसकी एक्टिव स्किल के बारे में पढ़ता है जिसे एब्सोल्यूट कैलकुलेशन कहते हैं। ये एक एस रैंक स्किल है जो कि मैजिक के स्ट्रक्चर को एनालाइज करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ये स्किल डिस्ट्रॉय किए गए मैजिक रैंक के हिसाब से माना कंज्यूम करती है। रूइन मैजिक में पूरी तरीके से महारत हासिल करने के बाद वो बिना किसी फार्मूला के पूरी पावर से मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। एक और फायदा है वो एक ब्लैंक कार्ड के इस्तेमाल करके अपनी दुश्मनों की स्किल को कॉपी कर सकता है। ये आंख साफ तौर पर एक पावर हाउस होती है जिसमें एक ऐसी अद्भुत शक्तियां होती है जो जेयून की रीडर के रूप में काबिलियत को पूरी तरीके से बदल सकती है। लेकिन जेयून इस आइटम को बेचने का फैसला करता है। गजब चुतिया आदमी है यार, इतना बढ़िया आइटम है जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन ये इस आइटम को यूज ही नहीं करेगा, ये इसे बेचेगा। गजब हाल है यार। और चलो गाइस टॉपिक पे आते हैं। और क्योंकि जैसे ही ये मार्केट में आएगा इससे उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते हैं। वो राहत की सांस लेता है कि अब उसे ना तो मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही किसी का मीट सील्ड बनना पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, आखिर उसने पहले कभी कोई मिथिकल आइटम यूज नहीं किया है। पर सिस्टम उसे तुरंत चेतावनी देता है कि एक बार इक्विप करने के बाद वो इसे कभी भी अलग नहीं कर सकता है। आइटम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ जाएगा। वो जानता है कि अगर वो इसे इक्विप कर भी ले तो वो इसका असरदार तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इस तरह के गियर के लिए 20 साल की प्राइम एज को पार कर चुका है। इसीलिए वो इसे ना पहनने का फैसला करता है और अगर शायद से 20 साल के बाद उनकी जो पावर होती है वो बनना कम हो जाती है, बहुत ही नाम मात्रा में बढ़ती है। इसलिए वो इसे ना पहनने का फैसला करता है। इस खुशकिस्मत घटना के बाद वो पार्टी के पास वापस जाने का फैसला करता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि मंगू गिल्ड के मेंबर्स को विश्वास दिला रहा होता है कि उसका दोस्त वापस आ जाएगा और ठीक उसी वक्त जेयून पहुंच जाता है। हमारे हीरो तुरंत पार्टी लीडर से देर के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। जब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, मंगू जेयून के सीने पर प्यार से थपकी देता है और उसे आराम करने को कहता है, लेकिन जेयून उसे विश्वास दिलाता है कि मैं बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और खुशी से कहता है कि आज दिल्स का ट्रीट वो देगा। ये सुनकर मंगू हैरान रह जाता है और अपना सर खुजलाते हुए सोचता है कि अचानक जेयून को क्या हो गया है। इस बीच जेयून राहत की सांस लेता है कि उन लोगों को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। देखिए डंजन के अंदर कोई कानून नहीं चलता,
ये बताना कि उसे कोई आइटम मिला है, उसकी मौत का फरमान वहीं पर हो सकता है। यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त भी उसे आइटम छीनने के लिए नहीं हिचकिचाते हैं, इसीलिए वो किसी भी अनचाहे ध्यान से बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से छत में दरारें पड़ने लगती हैं। इससे पहले कि पार्टी लीडर कोई ऑर्डर दे पाता, वो एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर जाती है। जेन जल्दी से दूसरी दिशा में कूदता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है। शायद उसके पिछवाड़े पर खरोच भी आ जाती है। तुरंत ही एक बैंगनी रंग का धुआं पूरे एरिया को घेर लेता है और पार्टी के मेंबर्स जोर जोर से खांसने लगते हैं। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जेन तुरंत रिएक्ट करता है, अपना मुंह ढकता है और इस जहरीले धुओं को सांस में लेने से पहले वहां से भागने का फैसला करता है। वो अपने दोस्त को पुकारते हुए कहता है, जल्दी से यहाँ से निकलो, ये धुआं काफी जहरीला है। जैसे ही वो हिलने लगता है, एक चौंका देने वाला दृश्य जेयून के सामने दिखता है, जिसे वो वहीं पर ही जम के रह जाता है। उसका दोस्त मंगू को अचानक से एक तलवार आकर लग जाती है, जिसे कोई अनजान शख्स चला रहा होता है। अपनी आखिरी लम्हों में मंगू जेयून से कहता है, भाग जाओ जेयून। यह डरावना मंजर हमारे हीरो को कुछ पल के लिए पत्थर बना देता है, लेकिन वो होश में आता है और जितनी तेजी से हो सके वहां से भागने का फैसला करता है। और भागते वक्त वो उस धमाके और अचानक गैस के फैलने के बारे में सोचता है। उसे साफ हो जाता है कि ये कोई सोची समझी साजिश है, एक कत्ल करने की कोशिश है। और जब वो खतरे से बाहर निकल जाता है तो वो सांस लेने के लिए रुकता है। उसका चेहरा पसीने से तरपतर हो गया था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कत्ल की कोशिश आखिर क्यों हो रही है। अचानक हमारा हीरो अपने पीछे किसी को नोटिस करता है। जैसे ही वो शख्स सामने आता है, एक जलता हुआ तीर आगे बढ़ता है, लेकिन वो जेयून पर नहीं लगता बल्कि उसके सामने वाले एरिया में जा टकराता है, लेकिन उसके चेहरे पर लग ही गया होता है और एरिया में टकराने के कारण एक बड़ा सा धमाका होता है। और फिर हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि हुडी पहना हुआ होता है और वो आदमी जाना पहचाना लगता है और जेन तुरंत उसे पहचान जाता है। ये तो जुन युआन होता है और ये वही व्यक्ति है जो कि एमसी को इस रेड के लिए भेजा था। और जैसे ही जुन युआन अपनी उंगली के सिरे पर एनर्जी इकट्ठा करता है, वो जेयून को याद दिलाते हुए कहता है कि मैंने वादा किया था ना कि मैं आज जरूर तुमसे मिलूंगा, तो लो मैं आ गया। जेयून तुरंत पूछता है, तो ये सब तुम कर रहे थे क्या? तुम्ही ने जहरीली गैस छोड़ी थी और मीटियोर गिल्ड पर हमला किया था? जुन युआन एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब देता है और बेशर्मी से मान लेता है कि ये सब उसी ने ही किया है। हमारा हीरो चौंक जाता है, लेकिन वो जल्दी से खुद को शांत करता है और जज्बात में आने से पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। इसीलिए वो जुन युआन से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों है। इस पर जुन युआन बस कंधे उचकाता है और कहता है कि उसके क्लाइंट्स ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। फिर वो बताता है कि बहुत से लोग मीटियोर गिल्ड से नफरत करते हैं क्योंकि वो हमेशा से बहुत से घमंडी रहे हैं और सबको नीचा देखते हैं। जिन गुस्से से अपने दांत को पीस लेता है और हमें डेंजिन असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। इस तरह के हिट जॉब्स में कातिल डंजिन के बंद माहौल का फायदा उठाकर अपने टारगेट्स को मार देता है। ऐसा लगता है कि मीटियोर गिल्ड भी सेडी डील्स में शामिल है, इसलिए उनका अंजाम ऐसा हुआ। जेन को तीर से कंधे पर लगी चोट का दर्द महसूस हो रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो जुन युआन का सामना कर पाएगा क्योंकि वो एक ए रैंक म्यूजिशियन है जो देश के टॉप 2% जीनियसेस में आता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो सिर्फ एक मिड टू लो रैंक का प्लेयर है। भले ही वो जानता है कि वो उसका मेन टारगेट नहीं है, लेकिन जेन की चिंता होता है कि वो सबूत मिटाने के लिए उसे मारने का भी कोशिश कर सकता है। बिल्कुल किसी भी नेक प्रोटेगनिस्ट की तरह जेन के अंदर अपने साथियों खासकर मंगू का बदला लेने का आग जल रही होती है, लेकिन अभी वो कोई भी लापरवाही भरा कदम उठाने वाला नहीं होता है। वो जुन युआन को विश्वास दिलाता है कि वो मीटियोर गिल्ड के साथ जो हुआ है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा। उसकी बात सुनने के बजाय चश्मिश उस पर आग की चिंगारियां की एक और बौछार कर देता है। जेन तुरंत साइड स्टेप करके हमले से बचता है, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी जलती हुई लपटों से खरोंचें आ जाती है। उसे यकीन है कि अगर एक पल के लिए भी देरी हो जाती तो उसका काम तमाम हो जाता और हमारा कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाता। और पागल म्यूजिशियन जो कि उसका दोस्त होता है जेन पर आग की चिंगारियां फेंकते रहता है और जेन अपनी जान बचाने के लिए बेदर्दी से भागता रहता है। वो हैरान होता है कि उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है। आखिर वो तो सिर्फ एक मामूली डी रैंक प्लेयर है। हर गुजरते पल के साथ उसके चेहरे पर हमलों से नील पड़ रहे होते हैं, जबकि वो बेरहम दोस्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। अचानक जेन के दिमाग के अंदर वो आवाज उसे एक बार फिर डांटती है और उसे निकम्मा बेवकूफ कहती है और सवाल करती है कि वो जिंदा ही क्यों है। ऐसा लगता है कि ये आदमी जो हमेशा उसके दिमाग में उसे बेइज्जत करने के लिए आता है वो यकीनन उसका पिता है। और अपने पिता को अपने दिमाग में देखने के बाद जेन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो हिम्मत करके पूछता है, क्या इस कत्ल की साजिश के पीछे मेरे पिता का हाथ है? जेन का सवाल सुनकर चश्मिश जेन युआन रुक जाता है, लेकिन जल्दी वो धीरे धीरे हंसने लगता है। जो एक पागलों
की तरह हंसी में बदल जाती है। वो जेयून के शक को साबित कर देता है। इस कंफर्मेशन से जेयून सन्न रह जाता है। उसके दिमाग में अपनी माँ की तस्वीरें घूमने लगती है। उसे वो दिल दहला देने वाला दिन याद आता है जब वो अपनी माँ के बेजान शरीर पर फुट फुट कर रोया था। वो जून युआन से पूछता है, क्या 5 साल पहले सर्दियों में मेरी माँ के कत्ल का ऑर्डर भी मेरे पिताजी ने ही दिया था? चश्मिश गंभीरता से इस बात को भी मान लेता है और कहता है कि वो कभी नहीं समझ सकता कि कोई बाप अपने बेटे और पत्नी को क्यों मरवाना चाहेगा। जून युआन एक और तीर जेयून पर चलाता है। उसकी हालत का मजाक उड़ाते हुए वो बहुत सारे फिल्म तीर बनाता है और हमारे हीरो को भस्म करने के लिए तैयार करता है और अपने तीरों को छोड़ने से पहले उसे आखिरी अलविदा कहता है। जेयून एक पल के लिए शांत रहता है, फिर अचानक ऑडियंस आई को एक्टिवेट कर लेता है और जेयून के आत्मविश्वास मुस्कान को एक झटके में बदलते देर नहीं रहती। जब वो जेयून के अंदर मैजिक पावर को विकसित होते हुए देखता है, मैजिक पावर बिना रुके हुए और मजबूत होती जाती है, जिसे वो चश्मिश बेवकूफ और भी ज्यादा डर जाता है। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए वो चश्मिश फैसला करता है कि अब वो जेयून को खत्म करने की कोशिश करेगा। वो एक जलता हुआ तीर जेयून पर फेंकता है, ये सोचते हुए कि वो इससे डरेगा या फिर भागेगा, लेकिन जेयून अपना जगह पर से हिलता भी नहीं है। जैसे ही आग का तीर खतरनाक रूप से नजदीक आता है तो वो हवा में ही भस्म हो जाता है और जेयून का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ऐसा लगता है कि आंख आखिरकार एक्टिवेट हो ही गई है, जिसे सिस्टम ने खुद कंफर्म किया होता है। और अपने शरीर के अंदर उस शक्ति की लहर को महसूस करने के बाद जेयून के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। सिस्टम विंडो एक बार फिर पॉपअप होती है, एक ब्लैक कार्ड की प्रेजेंस का जिक्र करती है। इस बीच योंग अपना आपा खो रहा होता है, इस बात से हैरान कि उसका मैजिक इतना आसानी से कैसे नलिफाई हो गया। हमारा लड़का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और ब्लैंक कार्ड का इस्तेमाल करके योंग युआन की स्किल रीड जी चैन को कॉपी कर लेता है और साफ साफ कह देता है कि वो इस हरामी को एक दर्दनाक मौत देगा। अगले ही पल वो ज्वलंत तीर बनाता है, जबकि जून युआन ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी स्किल जिसे उसे मास्टर करने में सालों साल लग गए, ये मामूली डी रैंक कर कैसे इस्तेमाल कर रहा है। भले ही जून युआन डर से कांप रहा होता है, लेकिन जेयून को चेतावनी देता है कि उसे हराना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। हमारा एमसी फायर एरो की बौछार कर देता है, आत्मविश्वास से कहते हुए कि चलो अभी हिसाब बराबर कर लेते हैं। जवाब में चश्मिश भी अपनी तीर की बौछार करता है, उसकी शक्तियां टकराती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जेन का पलड़ा भारी पड़ रहा है। जेन लगातार हमला जारी रखता है, उस घमंडी लड़की को अपनी जान बचाने के लिए दूसरी दिशा में भागने पर मजबूर कर देता है। जून युआन एक विशाल ब्लीड चैन के हमले से पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन जेयून तेजी से अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और आने वाले हमले को हवा में ही नष्ट कर देता है और अपनी तीर सीधे अपने दुश्मन की तरफ भेज देता है। परेशान होकर जून युआन खुद को बचाने के लिए एक बैरियर बनाता है, लेकिन जेयून जून युआन की शील्ड को पल भर में ही नलिफाई कर देता है और उसे पूरी तरीके से डिफेंसलेस छोड़ देता है। इससे पहले कि जून युआन कुछ समझ पाता, जेयून का तीर सीधे चाऊ से लगता है। धूल छटने के बाद जेयून गिरे हुए जून युआन की तरफ बढ़ता है, जो गिराकर अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। उसके चेहरे से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन जेयून पर इसका कोई असर नहीं होता। वो जरा भी रहम दिखाने के मूड में नहीं होता है। वो बस एक और फेरी एरो छोड़ता है और जो उस घमंडे को एक झटके में ही खत्म कर देता है। इस घमासान लड़ाई के बाद जेयून भी काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है, जिससे वो जमीन पर ढेर हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कैसे उसने आखिरकार एक मिथिकल आइटम हासिल किया और अंत में उसे इस तरह से मौत का सामना करना पड़ रहा है। एक रेडर होने के नाते मौत हमेशा एक डरावनी चीज थी जिसे वो निपटता आया था, लेकिन अब फिर से जब वो खुद को मौत को आंखों के सामने देख रहा है तो ये एहसास बिल्कुल अलग होता है। उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस होने लगती है। तभी अचानक एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जो एक नए डाउनलोड के बारे में बात कर रही होती है। वो उसे यहाँ से निकलने का एक रास्ता ऑफर करती है। अगर वो सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो वो अतीत के किसी समय में वापस जा सकता है। ये जानते हुए कि वो ऐसे भी मरने वाला है, जेयून बस हाँ कर देता है। उस कमांड के साथ ही नॉर्नन नाम का नया सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और अचानक एमसी खुद को कुछ दिव्य देखने वाली महिलाओं के सामने पाता है, जो शायद गॉड्स लैंग्वेज में बात कर रही होती है, जो हमारे सिर को ऊपर से निकल जाता है। उसमें से ब्राउन बालों वाली महिला अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, शायद हमारे हीरो को हाथ पकड़ने के लिए। जैसे ही ऐसा होता है, नीले रंग की फ्रेंडली सिस्टम विंडोज खूनी लाल रंग में बदल जाती है और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जिसमें लिखा होता है कि हमारा हीरो अब हायर एसर का एक बड़ा दुश्मन बन गया है। उसे 2 पैसिव स्किल भी मिलती है उस सिस्टम की तरफ से और एसर के आधे देवता अब हर समय उस पर नजर रखेंगे। और सिस्टम के इतना कहते ही सीन चेंज होता है और अगले ही पल उसकी आंखें बिस्तर पर खुलती है। वो बुरी तरीके से डरा हुआ लग रहा होता है, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। वो कमरे में चारों ओर देखता है, सब कुछ शरीर लग रहा होता है।
वो अपने हाथ को घूरता है जहाँ एक लाल रंग का आग का गोला बनने लगता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि यूजर सफलतापूर्वक चुने हुए टाइम पीरियड में वापस आ गया है। पास्ट की यादें अचानक उसकी आंखों के सामने कौन जाती है, जहाँ वो अपनी मरी हुई माँ को और उस समय को देखता है जहाँ उसने जुन युआन से लड़ाई की थी। तभी उसके सामने उसकी माँ आ जाती है और एमसी उन्हें दिलते के साथ ही दौड़कर जाकर कसकर गले लगा देता है और वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता और डिस्परेटली उम्मीद कर रहा होता है कि ये सिर्फ एक सपना ना हो। और दोस्तों ये सच में कोई सपना नहीं होता है, वो वाकई में अपनी माँ को गले लगा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपने कमरे में अकेला होता है तो उसके सीने में दर्द होता है जो इसे वापस हकीकत में ले आता है। सिस्टम डिक कंफर्म करता है 15 नवंबर 2020 ये वो समय है जिसमें वो रिग्रेस होकर वापस आया है और उसकी बॉडी 20% तक हील हो चुकी है। जोर जोर से सांस लेते हुए वो सोचता है कि क्या वो अभी भी सपना देख रहा है। अपने चारों ओर की जाने पहचाने माहौल को देखकर उसे एहसास होता है कि वो वाकई में पुराने घर में है। फिर एक सिस्टम पॉपअप होता है जो एक कोरिस देता है जिसका टाइटल होता है ए ब्रेक इज द मदर ऑफ सक्सेस और उसका मेन टास्क बस पूरी तरीके से रिकवर होने तक आराम करना है और रिवार्ड के तौर पर एक प्लेइंग कार्ड का वादा किया जाता है। हमारा लड़का गहरी सांस छोड़ता है और अपने दौड़ते हुए विचारों को शांत करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि कैसे वो उस जिनवान से लड़ते लड़ते मर गया था और किसी तरह एक नए सिस्टम की बदौलत 11 साल पास्ट में आ गया है। 11 साल ये वही समय है जब वो मिडिल स्कूल के अपने तीसरे साल में था। वो अपना कैलेंडर चेक करता है और महसूस करता है कि उसने अभी तक माइल्स एकेडमी में एडमिशन नहीं लिया है। उसे खुद का लिखा हुआ एक नोट भी मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि उसे मार्शल आर्ट्स चुनना चाहिए, लेकिन वो अपना पिन पकड़ता है और तुरंत उसे काट देता है। वो इस मौके को मार्शल आर्ट्स क्लास पर बर्बाद नहीं करने वाला क्योंकि इस बार मेज बनना ही सही रास्ता होगा। और वैसे भी ये तो फ्यूचर से आया है, ये तो फ्यूचर के बारे में पूरा जानेगा ही। अगले सीन में हम उसे अपनी माँ के साथ डिनर करते हुए पाते हैं। वो अपनी आंखों से छलकने वाले आंसुओं को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। उसकी माँ चिंतित दिखाई देती है, उसके अजीब व्यवहार को नोटिस करती है। जब वो पहली बार घर आई थी तो उसने उसे कसकर गले लगाया था और फुट फुट कर रोया भी था। वो धीरे से पूछती है क्या कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। एमसी झूठी मुस्कान के साथ उसे यकीन दिलाता है और कहता है कि ये बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। लेकिन उसकी मरी हुई माँ की वो डरावनी यादें महज बुरे सपने जैसी थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वो उसे कहता है कि वो कुछ डिस्कस करना चाहता है। एमसी की माँ उसे खुलकर बोलने के लिए कहती है और मन ही मन सोचती है कि शायद वो माइल्स एकेडमी में एडमिशन नहीं लेना चाहता। वो उस रास्ते में शामिल खतरों और भयंकर कंपटीशन को समझती है और वो उसे रेगुलर स्कूल चुनने देने के लिए तैयार होती है। वो अपनी इच्छा उस पर थोपना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी उम्मीद की विपरीत हमारा लड़का जीवन बताता है कि वो मैजिक क्लास में एडमिशन लेने के लिए अपना मेजर बदलने पर विचार कर रहा है। उसके इतने कहते ही उसकी माँ इस अचानक बदलाव पर हंसती है और जल्दी से उसके फैसले को मंजूरी दे देती है। हालांकि वो मार्शल आर्ट्स मेजर में शामिल होने के इस अचानक बदलाव पर साफ तौर पर चौंक गई थी। अपनी शुरुआती हैरानी के बावजूद वो अपने बेटे के फैसले पर भरोसा करती है और मानती है कि इस बदलाव के पीछे जरूर कोई अच्छी वजह होगी। उसके गाल पर प्यार से थपथपाते हुए उसे वो करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसे उसे खुशी मिले, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो या फिर मैजिक, और उसे फाइनेंशियल मामलों में चिंता ना करने के लिए आश्वासन भी देती है। वो उसके चुने हुए फैसले पर पूरा सपोर्ट करने का वादा भी करती है। उसकी समझ और सपोर्ट से प्रभावित होकर जेन फिर से रोने लगता है और ये किसी लड़की जैसा रो रहा है, हर बात पे रो दे रहा है यार। और अपनी भावनाओं के बीच उसके पिता मिन सियोंग जो एक ए रैंक रेडर हैं, उनकी यादें उसके दिमाग में पहुंच जाती है और अपने पिता बदला लेने के लिए मजबूत बनने की उसकी इच्छा और भी ज्यादा जाग उठती है। और हमारा हीरो मन ही मन बोलता है कि मुझे अपना बदला लेने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और उसकी इतना बोलने के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ चेयुन अपसेस ट्रेनिंग कर रहा होता है और ये करने के लिए सिस्टम ने एक टास्क दिया होता है और कुछ ही टाइम में एमसी कंप्लीट भी कर लेता है जिससे उसकी फिजिक टोन्ड अप फिट भी हो जाती है और उसने अपना पहला क्वेस्ट पूरा करके एक ब्लैंक कार्ड भी कमा लिया होता है। और वो अपनी ट्रेनिंग पूरा करता है और बोलता है कि ऑलराइट चलो मैंने अपना क्वेस्ट पूरा कर लिया है, जिससे मुझे एक ब्लैंक कार्ड भी मिला है। लेकिन जेयून को अभी पूरी तरीके से यह क्लियर नहीं होता है कि नॉर्मल सिस्टम क्या है, लेकिन जब तक ये काम करता है उसे कोई शिकायत नहीं होती। फिर वो बोलता है कि उसकी पिछली जिंदगी का नॉलेज उसे डंजन आइटम्स पर कब्जा करने देगा और एक डंजन गाइड के रूप में उसका एक्सपीरियंस निश्चित रूप से उपयोगी होगा। हालांकि उसके पास अपने मार्शल आर्ट्स एबिलिटी के अलावा ज्यादा स्किल्स नहीं है। एब्सोल्यूट कैलकुलेशन और ब्लीड चेन उसने जुनयुआन से कॉपी की थी। फिर वो अपनी कुर्सी पर पीछे छुपता है और अपने सिस्टम को समन करता है और अपने करंट स्टेट्स चेक करता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसका लेवल वर्तमान समय में वापस आ गया है और उसके स्टेट रिसेट भी हो गए हैं। उसने किसी तरह अपनी पिछली जिंदगी की पैसिव स्किल दो नई स्किल के साथ आ गया है और उसके स्टेट्स रिसेट भी हो गए हैं। उसने किसी तरह अपनी पिछली जिंदगी की सभी पैसिव स्किल को दो नई
स्किल के साथ बरकरार रखा है। पहली वन हु इज ऑब्जर्व बाय द गॉड्स और दूसरी सुप्रीम गॉड्स आई, दोनों मिक्स आउट है। जैसे कि हम जानते हैं कि उसके पास एब्सोल्यूट कैलकुलेशन और बीट चेन स्किल भी है, लेकिन वो अपनी पैसिव स्किल के बारे में उत्सुक है। वो वन हु इज ऑब्जर्व बाय द गॉड्स पैसिव स्किल को चेक करता है, जो डिवाइन ब्लेसिंग के माध्यम से तेजी से ग्रोथ में उसकी सहायता करेगी। इस स्किल ने रिग्रेशन के दौरान उसकी अदर पैसिव स्किल को बनाए रखने में मदद की, जो बताता है कि उसने अपनी सभी स्किल को बिना रिसेट के कैसे बनाए रखा। इसके अलावा ये हर बार लेवल अप करने पर उसके सभी स्टेट को एक एक्स्ट्रा पॉइंट से बढ़ाता है, और इसी के साथ इस एबिलिटी की मदद से एसर की ज्यादा डेमिगॉड्स उस पर नजर भी रख सकते हैं, और इस स्किल को पढ़ने से ही लगता है कि गॉड्स उस पर नजर रखेंगे। फिर वो अपनी दूसरी स्किल को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है, सुप्रीम गॉड्स आई। ये पैसिव स्किल भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, जो उसे इल्यूजन और रियलिटी को देखने में मदद करती है। एक एक्टिव स्किल भी है जिसे ब्लीड चेन कहा जाता है, और इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जो दुश्मनों पर बिजली की जंजीरों से हमला करता है, कभी कभी पैरालाइज करने का कारण भी बनता है, और ये इसकी थोड़ी थोड़ी मानक कंजम्पशन भी करता है अपनी चैन की मदद से। और वो फिर अपने दूसरे स्टेज पर नजर डालता है, जिसमें डेक्सटर्निटी 2 से इंक्रीज होती है, और डेक्सटर्निटी के बारे में तो गाइस हमको भी नहीं मालूम होता है। और मैजिक 5 से और इंड्योरेंस 14 से, और एमसी वास्तव में अपने मैजिक स्टेट्स को बढ़ाने में फोकस्ड है, जो सुपर क्रूशियल है। और वो ये भी जानता है कि एंड्योरेंस ही की है जिसे वो 14 से इंक्रीज किया होता है, क्योंकि एंड्योरेंस जो है वो सिर्फ स्टेट्स नहीं बल्कि वो अटैक पावर लाइक मैजिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है। और अगर आप इसके ऊपर ध्यान दे तो इसे आप लेवल अप करने के साथ काफी अच्छे से फील कर पाएंगे। और उसी के साथ एमसी बोलता है कि मुझे अपनी प्रायोरिटी को देखना होगा, जो है कि मुझे कौन सी स्किल चूज करनी चाहिए लर्न करने के लिए। और एमसी अच्छी तरह से सोचने के बाद वो एक हीलिंग स्किल को कॉपी करने के लिए ब्लैंक कार्ड का उपयोग करने का फैसला करता है, जो उसे ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर मिला होता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक ऑफेंसिव स्किल है। अब देखिए 2020 के इस साल में भी जहां मेजेस को गार्बेज जैसा समझा जाता है वॉरियर की तुलना में, और रेडर्स हीलिंग स्किल के साथ एक एक्सेप्शन जैसे होते हैं, उनके साथ हर जगह रॉयल्टी जैसा व्यवहार किया जाता है, भले ही वो कहीं पे भी हो, जो उन्हें रीडिंग के दायरे में बियॉन्ड सम्मान देता है। तो वो सोचता है कि हीलिंग पावर्स वाले एक मेज के रूप में उसे फिर भी उसका उचित सम्मान मिलेगा, लेकिन यहाँ एक कैच है, कॉपी करने के लिए हीलिंग स्किल वाले एक अवेकनर को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। पहले वो हताश था और उसने जून युआन से लड़ने के लिए अपना ब्लैंक कार्ड इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार वो इसे फिर से ऐसे बर्बाद नहीं करने वाला, क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि सिस्टम उसे कितने काज देगा। अचानक उसका फोन बजता है, और जैसे ही वो उसे चेक करता है, कॉलर आईडी पर किम यू जून का नाम देखकर उसकी आंखें चौड़ जाती है। किम यू जून उसकी बचपन की दोस्त है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके वो सालों करीब रहा है, और जिसने हमेशा माइट्स एकेडमी में एक रेडर बनने का सपना साझा किया था। उसकी पिछली जिंदगी में उसने दुखद रूप से उसे अपनी बाहों में खो दिया था, एक ऐसी किस्मत जिसे वो इस बार बदलने के लिए दृढ़ है। वो उसके टेक्स्ट मैसेज को पढ़कर मुस्कुराता है, और वो उसे सेंटेंस यो सुन जून के सेमिनार में मिलने के लिए बुला रही होती है। ये खबर उसे खुशी से भर देती है, क्योंकि सेंटेंस यो सुजून अपनी मैजिकल पावर, खासकर मैजिक ऑफ सैक्रिफाइस के लिए जानी जाती है, जो कि एक हीलिंग पावर है। और इससे आप समझ ही गए होंगे गाइस। एमसी बिना किसी हिचकिचाहट के वो खड़ा होता है और अपनी हुडी पकड़ता है, और जल्दी से अपनी माँ को बताता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, और इतना बोलने के साथ ही घर से निकल जाता है। और वो बाहर आने के बाद वो अपना फोन फिर से चेक करता है, और किम यू जून को बताता है कि वो रास्ते में है। इस बीच एक शानदार रोल्स रॉयस भारी ट्रैफिक के बीच से तेजी से गुजरती है। अंदर सेनेस यो सुंग यून चुपचाप बैठी होती है, और उनका मैनेजर उसे दिन के इवेंट्स के बारे में अपडेट करता है। चिंतित होकर मैनेजर पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये देखते हुए कि वो हाल ही में खुद पर बहुत जोर दे रही है, वो उसे यकीन दिलाती है कि वो ठीक है, बस थोड़ी थकी हुई है, और उसे याद दिलाती है कि सैक्रिफाइस का मतलब अक्सर अपनी वेटनिटी को छोड़ना होता है। और इस बीच मैनेजर साफ तौर पर चिंतित दिखाई देता है, और मन ही मन बोलता है कि काश कोई लेडी यू सुंग यून के बराबर हीलिंग स्किल वाला होता, क्योंकि उसे डर है कि लेडी थकावट के कारण जल्दी कोलैप्स भी हो सकती है। इस बीच हमारी जोड़ी आखिरकार इवेंट लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन लड़की उत्सुक लग रही होती है, व्यवहारिक रूप से हमारे हीरो को भीड़ के बीच से खींच रही होती है। जब वे रुकते हैं तो एमसी उसे छेड़ते हुए पूछता है कि क्या वो उसे सिर्फ इसलिए लाई थी क्योंकि उसे खो जाने का डर था। लड़की नाराज और ब्लश करने लगती है, और उसे इस तरह से आरोप ना लगाने के लिए भी कहती है। वो चुपचाप हो जाती है, जो साफ तौर पर पॉइंट करता है कि वो वास्तव में उसे उसी कारण लाई थी। जो भी होगा वो उसे फिर से छेड़ता है, यानी कि एमसी मजाक करता है कि कैसे इतनी स्मार्ट लड़की यहाँ डायरेक्शन का सीन इतना खराब हो सकता है, जबकि वो उसे परेशान कर रही है। हमारा हीरो चुपके से अपनी दोस्त का आभारी होता है। अगर वो अब सेंटेंस
यो सुंग यून की सेक्रीफाइस एबिलिटी को कॉपी करने में कामयाब हो जाता है तो यह उसके लिए एक टोटल गेम चेंजर जैसा हो सकता है, जो उसे संभाविक रूप से कोरिया में सबसे अच्छे कनेक्शन बनाने में मदद भी करेगा। जैसे ही भीड़ अपनी सीटों पर बैठती है, हमारी उत्सुक लड़की और हमारा हीरो उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग को देखकर चकित रह जाते हैं, जो आश्चर्य की बात नहीं है। वो लोटस गिल्ड की गिल्ड मास्टर, जो एक टॉप रैंक की हीलर भी है, और वो पूरे देश दुनिया में जानी जाती है। इस युग में रेडर्स को अभी तक मिड शील्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन वो फिर भी हमेशा दूसरों की रक्षा करते हैं। आखिरकार वो मंच पर कदम रहती हैं और भीड़ सेंटेंस को देखकर पागल हो जाता है। हमारा हीरो उसकी एबिलिटी को कॉपी करने के लिए सही पल बेसब्री से इंतजार करता है। इंतजार करते हुए वो बताता है कि 2 महीने पहले सेंटेंस एक डेंजर रीड के दौरान गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, और यह सब उसके फीलिंग मैजिक सेक्रीफाइस की वजह से है। वो सोचता है कि अगर वो उसकी एबिलिटी को कॉपी कर सकता है तो वही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे ठीक भी कर सकता है। और गाइस, सेरेनिस का मैनेजर जो है वो गाड़ी में जिस चीज की बात कर रहा था वही है। इस बीच किम यू जूंग बहुत ज्यादा हाइप हो रही होती है, जो जिनमिन को कुछ हद तक एनोइंग भी लगता है। मंच पर सेरेनिस अपनी बात शुरू करती है कि कैसे योग ड्रासिल के पेड़ और लोगों की जिंदगी को खाने वाले मॉन्स्टर की वजह से दुनिया एक मेस में है। इस सब के बावजूद वो खुद उम्मीद जगाती हैं और सभी को उन अवेकन को याद करने के लिए कहती हैं, जो मानवता को बचाने में मदद कर सकते हैं, और हर एक से रीडर बनने का आग्रह भी करती है। जैसे ही उसका भाषण समाप्त होता है और जेयुन भी उनकी शब्दों पर स्वीकार करता है, यह बताते हुए कि चूंकि फ्रंट लाइन पर मॉन्स्टर से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए हर कोई रीडर बनने में सब कुछ महसूस करता है। वो हमारे लिए इसका एक जीता जाग उदाहरण है, क्योंकि वो भी रेडिंग से बचने के लिए ओडिन आई को बेचना चाहता था। और सेटनेस का भाषण खत्म होने के बाद सारे लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और हम एमसी और उसकी दोस्त को देखते हैं, जो कि वो भी जा रहे होते हैं। तो लड़की सेटनेस के बारे में बात करना बंद नहीं करती, जबकि हमारा एमसी उसे छेड़ता रहता है, जो उसे सच में परेशान करता है। फिर वो बताता है कि उसने पहले ही उसकी माँ को उसे लेने के लिए कॉल कर दिया है, क्योंकि उसका डायरेक्शन का सीन खराब है। वो सुझाव देती है कि वो बस उसकी माँ के साथ राइड ले ले, लेकिन वो यह कहते हुए टाल देता है कि उसे और भी काम करने हैं। जाने से पहले वो लापरवाही से अपना कैरियर पास पूरी तरीके से मैजिक पर फोकस करने के लिए बदलने वाला है, वो बात बता देता है और संकेत देता है कि उसे बाद में सिखाने के लिए उसकी जरूरत होगी। इसके साथ वो ये बताए भी निकल जाता है कि उसने अपने कैरियर प्लान्स को क्यों बदले हैं, जिसे वो लड़की काफी निराश और अकेला महसूस करती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लड़का चारों ओर देखने लगता है और आखिर उसे सेटनेस की कार दिख जाती है, जिसे उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। और जब वो कार की ओर बढ़ता है, सेरेनिस का मैनेजर उसे आते हुए देख लेता है और कहता है कि वो अभी किसी भी फैन विजिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन लड़का दिलेरी से कहता है कि वो यहाँ डायरेक्टर यू सुन यून से मिलने आया है। मैनेजर आह भरता है। एक और रेडर फैन से निपटने के लिए साफ तौर पर नाराज एक चिड़े हुए एक्सप्रेशन के साथ मैनेजर घमंडी से लड़के को चले जाने के लिए कहता है और उसे उसकी प्राइवेसी का सम्मान करने की याद दिलाता है, यह उल्लेख करते हुए कि डायरेक्टर भी उसकी उपस्थिति से परेशान होंगे। लड़का जोर देकर कहता है कि वो यहाँ फैन मीट और ग्रीड के लिए नहीं है। डायरेक्टर को समझाने के लिए वो बताता है कि वो जानता है कि लेडी यो सुन यून एक बीमारी से पीड़ित है, और दिलेरी से दावा करता है कि वही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे ठीक कर सकता है। स्वाभाविक रूप से डायरेक्टर यह सुनकर चौंक जाता है और बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। हमारे हीरो को कॉलर से पकड़ते हुए यह पूछता है कि उसने ऐसी बात कहाँ से सुनी है, लेकिन लड़का शांति से उसे सीन ना क्रिएट करने के लिए कहता है और आसपास के लोगों की ओर इशारा भी करता है। उसी क्षण लेडी खुद अपनी खिड़की को नीचे करती है और सीधे हमारे हीरो को एड्रेस करती है और पूछती है कि क्या वो अपनी बातों पर कायम रह सकता है। एमसी आत्मविश्वास से हाँ कहता है, उसे विश्वास दिलाता है कि वो वास्तव में उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है। हालांकि वो हमारे हीरो को पास आने देने में हिचकिचा रही होती है, लेकिन लेडी उसे एक मौका देने का फैसला करती है, ये जानते हुए कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो जल्दी एक्सपोज भी हो जाएगा। हालांकि उस अटूट आत्मविश्वास उसे और भी संदिग्ध बना देता है। वो अपने मैनेजर को लड़के के लिए समय निकालने और एक शांत जगह की व्यवस्था करने का निर्देश देती है, जहां वो इस पर निजी तौर पर डिस्कस भी करेंगी। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं कि एमसी और सेटनेस शांत जगह पर बैठ जाते हैं और लेडी सीधे मुद्दे पर आती है और पूछती है कि वो उसकी बीमारी के बारे में कैसे जानता है। लड़का माफी मांगता है, लेकिन दो टूक कहता है कि वो उसे इतना नहीं बता सकता, यह स्पष्ट करते हुए कि अगर उसे यह बताना पड़ा तो उसकी बीमारी का इलाज वो नहीं करेगा। लेडी उसकी दिलेरी पर हंसती है और अपने अगले सवाल पर आगे बढ़ती है और पूछती है कि वो इसका इलाज की योजना कैसे बना रहा है। जेन ईमानदारी से उसे बताता है कि वो उसकी सेक्रीफाइस स्किल को कॉपी करना चाहता है। स्वाभाविक रूप से लेडी यह सुनकर चौंक जाती है और मैनेजर गुस्सा भी हो जाता है और हमारे हीरो पर चिल्लाते हुए सवाल करता है कि क्या वो एक यूनिक स्किल होने का मतलब समझता है, और पूछता है कि वो
वो ऐसी चीज को कॉपी करने का इरादा भी कैसे रखा है जो वास्तव में केवल लेडी की है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ यूनिक स्किल के बारे में कुछ जानकारी है। वे एस रैंक की स्किल है, उच्चतम स्तर की, जो केवल ब्लड इनहेरिटेंस या फिर इंडिविजुअल स्किल मैनिफेस्टेशन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, और जो कैलकुलेटिव फॉर्मूलाज के माध्यम से सीखी गई अन्य स्किल के विपरीत यूनिक स्किल में अभेद फॉर्मूलाज होते हैं जो उन्हें कॉपी करना असंभव बनाते हैं। यह मोनोपोली उन्हें व्यक्तियों या परिवारों के लिए एक्सक्लूसिव रहती है। लड़का सबको शांत करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि अगर वो यह सब नहीं जानता तो वो पहली बार में यहाँ नहीं आता। लेडी तुरंत अपने गुस्से वाले मैनेजर को शांत होने के लिए कहती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वे उसे सुनने में ज्यादा समय नहीं देंगी। वो पूछती है कि क्या वो वास्तव में कर सकता है जो वो दावा कर रहा है, जिस पर लड़का अपने विश्वास से सहमत होता है। हमें यह भी पता चलता है कि उसकी यूनिक स्किल सेक्रीफाइस के पेनल्टी के कारण उसे खुद हील करने के लिए कुछ समान स्किल की जरूरत है। और विडम्बना वाली बात यह है कि वो अपनी स्किल का इस्तेमाल खुद पर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी सेक्रीफाइस स्किल को गॉड्स के लिए सेक्रीफाइस की जरूरत होती है, और गॉड्स ने उस पर पेनल्टी भी लगाई है जो उसे अपने शरीर को हील करने से रोकती है। आगे कर लेडी उसे आगे बढ़ने के लिए साइन दे देती है और कहती है कि प्रूफ करो। जैसे ही वो अपनी मैजिक से चमकती है और पीछे से सैंडनेस का गार्ड चिल्लाता रह जाता है, लेकिन जेन उत्सुकता से तुरंत उसकी एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और पूछती है कि क्या वो नई स्किल सेक्रीफाइस को प्लेइंग कार्ड में रजिस्टर करना चाहता है। एमसी आत्मविश्वास से हाँ कर देता है और उसके हाँ करने के साथ ही स्किल कॉपी हो जाती है और सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि सेक्रीफाइस स्किल को सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया गया है प्लेइंग कार्ड के अंदर। और स्किल कॉपी करने के बाद वो सेक्रीफाइस स्किल को एक्टिवेट करता है, उसकी पावर को शो ऑफ करते हुए उसे अपनी हथेली में समन भी करता है, जिसे हुए दोनों इस नजारे को देखकर चौंक जाते हैं। हमारा हीरो उसे हील करने से पहले नेगोशिएशन के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन पहले आइए इस स्किल की स्टेट देख लेते हैं। इस स्किल का पहला फायदा यह है कि यह मल्टीपल एलाइज को हील करने और डिबफ को हटाने के लिए हीलिंग की एक लहर पैदा करता है। दूसरा, जब अनडेड मॉन्स्टर पर इस्तेमाल किया जाता है तो जजमेंट ऑफ लाइट नाम अटैक स्किल में बदल जाता है। आखिरकार चूंकि स्किल को ब्लैंक कार्ड का उपयोग करके कॉपी किया गया था, इसीलिए कोई गॉड्स की जो पेनल्टी थी इस स्किल पे एमसी के ऊपर नहीं लगती है ब्लैंक कार्ड की मदद से, और अपने स्टेट को एमसी अच्छी तरीके से देख लिया होता है। फिर लेडी पूछती है कि वो उसके गिल्ड से क्या चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आश्वासन महसूस करती है कि इस मिडिल स्कूलर से निपटना एक हवा के झोंके जैसा होगा, खासकर जब से वो लोटस गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव है। लड़का सीधे मुद्दे पर आता है और वो उसे स्पॉन्सर करने के लिए कहता है। लेडी हंसती है और पूछती है कि क्या वो उसकी स्पॉन्सरशिप सिर्फ एक रेडर के रूप में ग्रो करने में मदद करने के लिए चाहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के एमजी इसकी पुष्टि करता है, यह समझाते हुए कि यह उसका बड़ा सपना है और उसे मजबूत बनने के लिए स्पॉन्सरशिप के साथ आने वाले रिसोर्सेज, कनेक्शन और सपोर्ट की जरूरत है। उसकी दृढ़ता और स्किल से प्रभावित होकर लेडी आसानी से उसे स्पॉन्सर करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है। जैसे ही हमारा हीरो यह सुनता है, वो यह देखकर काफी चकित होता है कि भले ही वो नेगोशिएट करने के लिए एक मजबूत पोजीशन में नहीं है, फिर भी वो अपने रुख से सहमत बनी हुई है। लेडी बताती है कि उसकी बीमारी एक पर्सनल प्रॉब्लम है और इसका लोटस स्किल से कोई लेना देना नहीं है, और हमारा हीरो जो चाहता है वो पूरी तरीके से सैडनेस के हाथ में नहीं है। वो पूरे गिल्ड के सपोर्ट की मांग कर रहा है, जिसके पास उस पक्ष के लेने का कोई कारण नहीं है। हमारा हीरो उसे अपनी शर्तें बताने के लिए कहता है। अगर वो उसे समझ में आता है तो वो तय करेगा कि उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए या फिर नहीं। उसका दिमाग सभी प्रकार की संभावनाओं से दौड़ता है, लेकिन वो उसे बस यह पूछकर आश्वासन देती है कि क्या वो लोटस गिल्ड में शामिल हो सकता है। लड़का तुरंत पूछता है कि क्या वो उसे भर्ती करने में सीरियस है। लेडी फिर उसे भर्ती करने का कई कारण बताती है। सबसे पहले उसने लोटस गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव की बीमारी के बारे में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पता लगा, जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे, जो असाधारण इंफॉर्मेशन गैदरिंग एबिलिटीज का प्रदर्शन करता है। दूसरा, उसने उसकी सेक्रीफाइस स्किल को फ्लॉलेस कॉपी किया है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वो यह देखने के लिए उत्सुक है कि क्या दुनिया में उसके जैसा कोई और है जो ऐसा कर सकता है। लड़का यह सुनकर अजीब महसूस करता है, यह जानते हुए कि वो उसे यह नहीं बता सकता है कि वो उसकी बीमारी के बारे में केवल इसीलिए जानता था क्योंकि वो टाइम में रिग्रेस होकर आया है और वो केवल अपने चीट सिस्टम के बदौलत स्किल को कॉपी कर सकता है। लेडी उसके असहज रूप से करीब छूती है और उसे गिल्ड में भर्ती करने का तीसरा कारण बताती है, जो यह होता है कि मिडिल स्कॉलर होने के बावजूद हमारा लड़का लोटस गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव का सामना करते हुए भी नहीं जीतता और उसकी हिम्मत पसंद आती है। और फिर हमें पता चलता है कि उसकी अतीत में लोटस गिल्ड उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ढह गया था। अब जब वो यहाँ है तो उसे पूरा यकीन है कि गिल्ड में शामिल होने से वो जल्दी से लेवल अप कर लेगा, लेकिन वो सोचता है कि वे कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो एक
माइनर हैं और नाबालिग लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल होता है। इस मुस्कान के साथ लेडी उसे राइट ऑफ प्रायोरिटी नेगोशिएशन की याद दिलाती है। यह पता चलता है कि हमारा हीरो इसके बारे में जानता है। राइट ऑफ प्रायोरिटी नेगोशिएशन एक एडल्ट का विशेषाधिकार है जो एक रेडर ट्रेनिंग के विकास का समर्थन करता है जो अभी तक एडल्टहुड तक नहीं पहुंचा है। एक बार जब वे वयस्क हो जाते हैं तो इस गिल्ड को किसी भी अन्य गिल्ड से पहले ट्रेनिंग के साथ कॉन्टेक्ट करने का अधिकार होता है। एमसी ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह के पर्क का उपयोग करेगा, खासकर जब उसे उस जमाने में सबसे खराब गिल्ड ने रिजेक्ट कर दिया था। लगता है लेडी को हमारा हीरो पसंद आ गया है और एमसी अपनी सीट से उठता है और कहता है कि वो तुरंत हील करेगा। हालांकि उसका ऑफर एक नो ब्रेनर है, वो आखिरकार उसकी शर्तों को स्वीकार करने से पहले ट्रीटमेंट पर फोकस करने का फैसला करता है। जब वो उसकी शरीर से ठीक ऊपर खड़ा होता है तो मैनेजर हमारा हीरो द्वारा उसे हील करने को लेकर उत्साहित नहीं लगता। हालांकि वो उसकी शक्तियों को पहली बार देखने के बाद अब हमारे लड़के पर संदेह नहीं करता, फिर भी वो सतर्क रहता है और डरता है कि हमारा हीरो कुछ श्रापित या सैली चीज का उपयोग कर सकता है। खासकर सबसे टॉप डॉक्टर्स भी उसे ठीक करने में विफल रहे हैं। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सैडनेस को हील कर रहा होता है सेक्रीफाइस स्किल की मदद से और सैडनेस का सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और सिस्टम बताता है कि हीलिंग मैजिक अपनी बॉडी को हील होने में मदद कर रही है। लेडी जादुई रूप से हील महसूस भी करती है और सैडनेस के अंदर के बदलाव को देख मैनेजर पूरी तरीके से सदमे और आश्चर्य में होता है। वो हमारे हीरो के सामने अपना सिर झुकाने में कोई समय बर्बाद नहीं करता, उस पर कभी संदेह करने के लिए माफी मांगता है। हमारा हीरो बस इसे टाल देता है और कहता है कि एक बच्चे की बात पर शक करना समझ में आता है, लेकिन मैनेजर माफी मांगता रहता है अपने पहले के बुरे व्यवहार के लिए और बुरा महसूस भी करता है। जेन सचने से कहता है कि सब कुछ हो गया है और वो अब आजादी से घूम सकती है। जैसे ही वो खड़ी होती है तो वो खिड़की के पास जाती है और अपने मैजिक का उपयोग करके पूरे कमरे को रोशन कर देती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसके सिम्टम्स पूरी तरीके से चले गए हैं। वो इस चमत्कार के लिए अपना आभार व्यक्त करती है और पूछती है कि क्या उसे हील करने के लिए उसे कोई पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं कि पेनल्टी उसकी कॉपी स्किल पर लागू नहीं होती है। हमारा लड़का उसे एक मुस्कान के साथ आश्वासन देता है कि जब समय आएगा तो वो उसे चुका सकती है और लेडी खुशी खुशी मान भी जाती है। फिर वो अपना कार्ड निकालती है और उसे ऑफर के बारे में सोचने के लिए कहती है। वो यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करती है कि एमसी उसके पक्ष में काम करे। लड़का फिर उनसे कहता है कि वो कुछ पूछना चाहता है, लेकिन हमारा सीन चेंज होकर अगले दिन पर आ जाता है। मैनेजर उसे लोटस गिल्ड के ऑनरशिप वाले लो रैंक डंजन में ले जाता है। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं वो अपनी स्किल को लेवल अप करने के लिए वहां आया होता है, लेकिन लक्ष्य माइल्स एकेडमी में एक एस बनना है और गिल्ड यह सुनिश्चित करता है कि उसके लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार है और यहाँ तक कि उसे गिल्ड मेंबर्स के लिए बने कुछ स्पेयर गियर भी उधार देता है। लेकिन मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि डंजन अकेले जाना रिस्की हो सकता है और पूछता है कि क्या वो सोलो डंजन क्लियर करने पर क्यों अड़ा हुआ है। जेन बस कहता है कि वो ग्रीन करना चाहता है एक सेफ्टी नेट के रूप में। मैनेजर उसे एक पत्थर देता है और कहता है कि यह ब्रेप स्टोन है, अगर वो इसे तोड़ता है तो वो डंजन गेट के बाहर टेलीपोर्ट हो जाएगा। यह लेडी के साथ उसके व्यवहार के लिए एक छोटा सा धन्यवाद होता है और एमसी इसे खुशी खुशी ले भी लेता है। वो डंजन में प्रवेश करता है और जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसे यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ ईरिंग डंजन है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैनेजर उसे आग्रह करता है कि अगर खतरा दिखाई दे तो जल्दी वो ब्रेप आउट हो जाए, जिस पर वो आश्वासन में सिर हिलाता है। हालांकि अंदर गहराई में उसे अचानक अपने मुंह पर अप्रत्याशित हाथ महसूस होते हैं और सिस्टम इशारा करता है कि वो अब हीलियम फील्ड्स ऑफ द डेड में है। फिर सीन चेंज होकर सेंटनेस के ऑफिस पर आ जाता है। वहाँ हम लेडी को हमारे एमसी के बारे में गहरी सोच में डूबा हुआ देखते हैं। वो चिंतित होती है कि इरेक डंजन में भी एक न्यू कोमर का अकेला इसे क्लियर करना लगभग असंभव है, चाहे वो कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो। हालांकि वो बता सकती है कि यह बच्चा कोई एवरेज लड़का नहीं है, उसने यह गेट यूं ही नहीं चुना है। इसलिए वो मुस्कुराती है और यह देखने का फैसला करती है कि वो इसके साथ कहाँ जा रहा है। अचानक दरवाजे पे एक दस्तक होती है और सेरेने से अनुमति मिलने के बाद एक महिला प्रवेश करती है। सेरेने जो कि इस गिल्ड की डायरेक्टर होती है उस मामले के बारे में पूछती है जिस पर उसने अपडेट का डिमांड किया था और दूसरी महिला उसे फाइल सौंपती है, यह समझाते हुए कि यह हमारे हीरो की प्रोफाइल है। जैसे ही डायरेक्टर पन्ने पलटती है तो वो यह पढ़कर चौंक जाती है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश रखता है जो उसकी जादुई क्षमताओं को देखते हुए कोई मतलब नहीं आता। कमरे में एक भारी खामोशी छा जाती है क्योंकि रिपोर्ट लाने वाली महिला को भी कोई अंदाजा नहीं होता है कि कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्टर को आश्वासन देती है कि रिपोर्ट सटीक है जब तक कि कोई मैकेनिकल एरर ना हो। खुद एक नजर डालते हुए हम देखते हैं कि हमारे लड़के का मैजिक के लिए एप्टीट्यूड 97% होता है। वो एक पल भी
बर्बाद किए बिना तुरंत अपने मैनेजर को कॉल करती है और बोलती है कि जैसे ही वो लड़का डेंजन से बाहर आए मुझे 1 सेकंड के अंदर खबर करना, मैं खुद उसकी टैलेंट को अपने आंखों से परखना चाहती हूँ। डायरेक्टर की इस जबरदस्त एक्साइटमेंट साफ था कि उन्हें कोई मामूली खजाना नहीं बल्कि एक नायाब कोहिनूर मिल गया है। और उधर डंजन के अंदर का नजारा और भी खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमारा एमसी एक जोरदार लर्निंग करता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक डरावने वीरान कब्रिस्तान में पाता है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ कब्रें, टूटे हुए पत्थर और एक ऐसी भयानक खामोशी थी जो किसी की भी रूह कपा दे। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन चोट लगने के कारण वो उठ नहीं पाता और खांसते हुए बोलता है कि डैम इट, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और दोस्तों इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक अनडेड मॉन्स्टर जिसका शरीर किसी सूखे हुए कंकाल की तरह था और जिसकी आंखों में सिर्फ मौत नाच रही थी और हाथ में 3 कमान लिए उसके सामने एकदम से प्रकट हो जाता है और बिना एक पल गवाए वो एक तीर सीधे हमारे हीरो की तरफ छोड़ देता है। यूनियन थोड़ा देर से रिजेक्ट करता है और तीर उसके चेहरे को चीरता हुआ निकल जाता है, एक गहरा और दर्दनाक कट छोड़ते हुए। एमसी डर से कराते हुए वो पीछे हट जाता है, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। एमसी को तुरंत शक होता है कि इस मॉन्स्टर के हथियारों में जरूर कुछ लगा हुआ है जो कि जहर जैसा है, जो उसे धीरे धीरे कमजोर भी कर रहा है। वो गुस्से में कहता है annoying और फौरन अपनी सेक्रीफाइस स्किल एक्टिवेट करके खुद को हील कर लेता है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था दोस्तों, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब चारों तरफ से अनगिनत ज़ॉम्बीज़ और हवा में उड़ती हुई ब्लैक सोल्स उसे किसी शिकारी की तरह घेर लेते हैं, पर इस बार हमारा हीरो तैयार था। जैसे ही एक और तीर उसकी तरफ आता है वो उसे हवा में ही पकड़कर किसी कागज की तरह मोड़ कर तोड़ देता है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा होता है और बोलता है कि दिस इज फकिंग स्टूपिड। और दोस्तों जहाँ एक तरफ हमारा एमसी अपनी जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी दोस्त किम यू जून डायरेक्टर से मिले ऑटोग्राफ को देख रही, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गुस्सा और कंफ्यूजन के मिले जुले भाव थे। वो मनीवन गुस्से में बोलती है, जयून अगर तुमने आने का डेयर किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी और तुमने मुझे इस तरह अकेला कैसे छोड़ दिया। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे डायरेक्शन की कोई समझ नहीं है और मैं खो भी सकती हूँ। और वो जयून के इस अचानक बदले हुए बर्ताव से फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो रही होती है। फिर बोलती है कि कितना अजीब है, पहले तो वो भीड़ और लोगों से दूर भागता था जैसे उसे कोई बीमारी हो, और अब अचानक मेरे साथ स्पीच में चलने के लिए तैयार हो गया, और पहले मुझे मेरे घर छोड़ने आता था तो फिर मुझे वो अकेला छोड़कर गायब कैसे हो गया। सीरियसली मार्शल आर्टिस्ट बनना उसका सपना था और अब वो मैजिक क्लास भी ले रहा है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। यूजुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फ्रस्ट्रेटेड आकर वो अपना फोन निकालती है और उसे एक मैसेज टाइप करती है। लगता है अब इसे एक कड़ा सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती में क्या होगा? क्या ये गलत फैमिली उसकी दोस्ती में दरार डाल देगी? चलिए वापस डंडे में चलते हैं, जहाँ असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। जेन के सामने अब जो मॉन्स्टर थे वो नॉर्मल नहीं लग रहे थे, वो एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की तरह हमला कर रहे थे, जैसे कोई मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे से उसे कंट्रोल कर रहा। एमसी समझ जाता है कि मामला अब बहुत गंभीर है। वो अपनी इन्वेंटरी से एक स्टाफ निकालता है जिसे लॉर्ड्स गिल्ड के एक माहिर ब्लैक स्मिथ ने खास तौर पर फोर्ज किया था। यह मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं दोस्तों, ये जो डंजन है इसका नाम हेलहेमर है, यानी रियल्म ऑफ डेथ, जिस पर लोकी की बेटी हेल राज करती है। और नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार ये 7 रियल्म्स में से एक है और ये डंजन 7 रियल्म्स के बाद बनाया गया है एसगर्ड और मिडगार्ड के द्वारा। फिर हमें ये रियल्म्स के नेम और उसके एबिलिटी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पहला वर्ल्ड ऑफ फॉग एंड फ्रोस्ट निल्फहेमर है, दूसरा वर्ल्ड ऑफ फ्लेम्स मुसलहेमर, तीसरा वर्ल्ड ऑफ जायंट्स जोटुनहेमर, कई अजीब गजीब नाम है यार, लेने में भी मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, और चौथा वर्ल्ड ऑफ एल्व्स एल्फहेमर, और पांचवा वर्ल्ड ऑफ एल्व्स स्वार्टलहेमर, 6 वर्ल्ड ऑफ वाना गॉड्स वानाहेलमेर, एंड लास्ट द कोल्डेस्ट एंड डार्केस्ट प्लेस निफ्लहेमर। और ये वही जगह है जहाँ अदर वर्ल्ड हेलहेमर एग्जिस्ट करते हैं, और ये जगह नए प्लेयर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जहाँ हर कदम पर मौत हाथ लगाए बैठी होती है। और इन डेथ मॉन्स्टर्स पे नॉर्मल स्किल से कुछ भी नहीं होता है, इन पे सिर्फ डिवाइन स्किल ही काम करती है। लेकिन हमारा हीरो तो खतरों का खिलाड़ी है, वो नर्वस होने के बजाय और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अगर ये हेलहेमर है तो ये जगह इनफ है मेरी न्यू पावर को टेस्ट करने के लिए। और वो गॉडेस नोरा की सैक्रिफाइस स्किल का इस्तेमाल मरे हुए मॉन्स्टर की लाशों के ऊपर करता है, और तभी जजमेंट ऑफ लाइट नाम का एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जो आसपास के कई मॉन्स्टर्स को अपने चपेट में ले लेता है। एक मॉन्स्टर तो उस पर कूदता है, लेकिन एमसी उसे अपने स्टिक से हवा में ही दे मारता है। फिर वो ब्लीड चेन फायर से एक और धमाका करता है और मॉन्स्टर के चीथरे उड़ा देता है, और साथ ही में उसे मिलती है 70+ पे। एमसी अपने ब्लीड चेन कॉम्बो से पूरे स्टेज पर तबाही कर देता है, और वो एक अंडे के सिर्फ हवा में कूद कर हमला करता है, लेकिन इस जोरदार हमले से उसका स्टिक टूट जाता है। अरे यार ये तो सबसे बढ़िया ब्लैक स्मिथ ने उसके लिए बनाया था, ये क्या हो गया? जिसे देखकर वो खुद हैरान हो जाता है, अरे मैं एक मेस की तरह तो लड़ाई नहीं कर रहा था, ये तो एक वॉरियर का फाइटिंग स्टाइल है। अब वो और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और फिर से सैक्रिफाइस स्किल एक्टिवेट करता है, होली जजमेंट ऑफ लाइट। एक डिवाइन ब्लास्ट होता है जो सारे अनडेड मॉन्स्टर को एक ही पल में जला कर राख कर देता है। उसे काफी सारी एक्सपीरियंस मिलती है, वो थोड़ा आराम करने के लिए बैठता है, खुद को हील करता है और धीरे से खुद से कहता है आज तो मैं बाल बचा, लेकिन अगली बार इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। वो फैसला करता है कि अब इस खतरनाक जगह से निकलना ही बेहतर, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसे
बाहर निकलने का रास्ता तो पता ही। वो एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि अब रैप स्टोन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए जो उसे सीधा बाहर टेलीपोर्ट कर देगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो स्टोन निकालने ही वाला होता है उसके पीछे से एक बेहद डरावनी और पावरफुल माना और महसूस होती है जो उसे अंदर तक कपा देती है। वो घबराकर पलट कर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे लगता है कि जैसे कोई चीज बिजली की तरह तेजी से उसके करीब आ रही है और अगले ही पल उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो और वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। घबराहट के मारे वो अपनी टूटी हुई स्टिक उठाता है और उसे बिना सोचे समझे अपनी ही जांग में घोंप लेता है। वो खुद को चोट क्यों पहुंचा रहा है उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो एक भी चीख नहीं निकालना चाहता था ताकि उसे अनचाहा और डेंजरस मेहमान उसकी तरफ आकर्षित ना हो। उसे क्या पता था कि ठीक उसके पीछे अंधेरे में छिपा हुआ एक डंजन का असली बॉस, एक भयानक मॉन्स्टर नाइट शैडो उसे अपना शिकार बनाने के लिए तैयार खड़ा है। और तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और लगभग चीखते हुए वार्निंग देता है कि जल्दी भागो यहाँ से। एमसी और इस बॉस के बीच का लेवल गैप जमीन और आसमान का था। वो टेलीपोर्टेशन स्टोन के लिए अपना हाथ बढ़ाता ही है लेकिन इससे पहले ही वो मॉन्स्टर उस पर पट पड़ता है। स्टोन उसके हाथ से छूटकर जा गिरता है। एमसी दीवार से जोर से जा टकराता है और खून की उल्टियां करने लगता है। उसकी एचपी तेजी से गिर रही थी। फिर चिल्लाता है हीलिंग आइटम को भी यूज करो, लेकिन वक्त कहाँ था। मॉन्स्टर उसके ठीक सामने खड़ा था और एक और जानलेवा हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। वो मॉन्स्टर हमारा हीरो अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देखकर खुद को तैयार कर चुका था। तभी अचानक वो मॉन्स्टर हवा में ही जम जाता है जैसे किसी ने टाइम को रोक दिया हो। एमसी हैरानी से अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि अरे ये क्या हुआ। तभी एक रहस्यमयी और मधुर आवाज गूंजती है। एक महिला जो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही होती है वो प्रकट होती है। वो उस भयानक रात मॉन्स्टर को आदेश देती है और बोलती है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। वो एमसी की तरफ मुड़ कर बताती है मैंने ही तुम्हें यहाँ पर मेहमान के तौर पर बुलाया है। ये एक हाफ डीमन और हाफ एंजेलिक एल्फ थी। गाइस हम इसे अब एल्फी कहेंगे, जिसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी ताकत भी असीम लग रही थी। वो आगे कहती है यू आर द एडवर्सरी। हमारा हीरो ये सुनने के बाद पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि ये कौन है और इस तरह एडवर्सरी का क्या मतलब है। वो औरत कहती है मुझे लगा था कि तुम इस मामूली राक्षस को आसानी से हरा दोगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। तुम तो बस एक आम लड़के हो जिसके पास थोड़ी सी ही माना और कुछ बेसिक एबिलिटीज है। तो फिर लोकी ने तुम्हें इतना ताकतवर एजर गॉड से लड़ने के लिए क्यों चुना है। खून की कमी से एमसी बेहोश होने लगता है। फिर वो अपने ही मन में ठान लेता है और बोलता है कि मैं अब नहीं मर सकता, ये मेरा दूसरा मौका है। वो औरत उसकी आंखों में जीने की जिद और गजब का डिटर्मिनेशन देती है, लेकिन फिर भी कहती है कि तुम अभी एडवर्सरी बनने के लिए बहुत कमजोर। और तभी वो उसका गला दबाना शुरू कर देती है और कहती है अगर तुमने जल्दी से जल्दी अपनी ताकत हासिल नहीं की तो मैं खुद तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। लेकिन उसकी आंखों में जीने की जिद देखकर वो उसे एक और मौका देने का फैसला करती है और कहती है कि स्ट्रॉन्गर बनो और इस नाइट शैडो को खुद से हरा दो। अगर तुमने यह कर दिखाया तो मैं तुम्हें एक शानदार इनाम दूंगी, वरना मौत तो तुम्हारा इंतजार कर ही रही है। और फिर से सिस्टम विंडो पर एक नया क्वेस्ट पॉप होता है। मेन क्वेस्ट हेल्थ ट्रायल होता है और टास्क डिफीट द नाइट शैडो विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ, यानी कि 2 मंथ के अंदर इस नाइट शैडो को हरा देना है। अब एमसी को सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि गॉडेस हेल है, लोकी की बेटी और इस डरावने रियन की क्वीन। और एमसी बोलता है कि अगर मैं सफल रहा तो हेल क्वीन खुद मुझे रिवार्ड देगी और अगर नहीं तो मौत तो मेरी इंतजार कर ही रही है। तभी डरावनी हाथ उसे अंधेरे में खींचने लगती है और अगले ही पल उसकी आंखें असली दुनिया में खुलती है। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है। वो देखता है कि उसकी सारी चोटें पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। वो सिस्टम विंडो चेक करता है और क्वेस्ट अब भी एक्टिव होता है। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ सच था। वो लोकी की बेटी सच में गॉडेस हेल थी। एमसी सोचता है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एडवर्सरी का मतलब होता क्या है या मेरा रिग्रेशन क्यों हुआ है, पर एक बात तो शीशे की तरफ साफ है, मुझे जल्दी से जल्दी लेवल अप करना होगा। वो एक हल्की सांस के साथ खुद को सांस देता है, एटलीस्ट मुझे कुछ एक्साइटिंग मिशन तो मिले। लेकिन रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल से भरा था। उसे अभी भी एक मेज की तरह लड़ना ठीक से नहीं आता था। अगले ही दिन वो लॉर्ड फ्लावर गिल्ड पहुंचता है। मैनेजर उसे बड़े सम्मान के साथ अंदर ले जाता है और इस स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह एमसी को अच्छी तरीके से पता था। उसका एप्टीट्यूड 97% है। डायरेक्टर सियोंग यून पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। ग्रीटिंग्स के बाद वो डायरेक्टर सियोंग यून एमसी को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में शानदार शर्तें बताती है, रहने के लिए भत्ता, फ्री बी रैंक आइटम्स और रेड से होने वाले मुनाफे के मोटा हिस्सा। दोस्तों ये सब तो एक ए रैंक रेडर्स को मिलता है, लेकिन हमारा हीरो यहाँ शर्त रखा है। वो कहता है कि मुझे मैजिक क्लास में आए हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है और वो भी पर्सनली आपके अंडर। मैनेजर ये सुनकर हैरान था, इतनी बड़ी और पावरफुल डायरेक्टर से पर्सनली ट्रेनिंग की मांग, ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है। लेकिन डायरेक्टर मुस्कुराकर कहती है इंटरेस्टिंग डिमांड है। वो मजाकी में बोलती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ और बोलती है कि मैंने तुम्हारी पोटेंशियल पर तो नजर डाल ली है, अब मैं मुझे एक्शन में देखना चाहती हूँ, चलो अपना टैलेंट दिखाओ। डायरेक्टर अपनी उंगलियां चटकाती है और नीली एनर्जी से एक बाना क्यूब बनाती है और कहती है पहले इसे झेलो। दोस्तों ये एक ऐसा खतरनाक चीज था जो किसी की भी माना सेंसिटिविटी को चेक करता है और सिर्फ 7% लोग ही इसे सर्वाइव कर पाते हैं। हीरो हिम्मत करके क्यूब के अंदर जाता है। अंदर उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी माना के एक गहरे समुद्र में तैर रहा। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसका सांस लेने में कोई भी दिक्कत
दिक्कत नहीं हो रही होती है। उसे पता था कि बाहर निकलने का एक ही तरीका है, इस खतरनाक वर्लपूल के बीच एक दरवाजा ढूंढना। तभी उसे एक छोटा सा चमकता हुआ क्रिस्टल दिखता है जिसमें पूरे माना का सागर समाया हो। बाहर मैनेजर बेचैनी से पूछता है, आमतौर पर ये टेस्ट कितना टाइम लेता है? डायरेक्टर जवाब देती है, अब तक का सबसे तेज एग्जिट 40 मिनट में हुआ है और वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये सुनते ही मैनेजर बोल पड़ता है, तो फिर या तो ये लड़का आज मरेगा या फिर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। डायरेक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मुझे लगता है कि दूसरा वाला होगा। और तभी वो देखते हैं कि क्यूब के अंदर मैजिक क्रिस्टल में दरारें आ रही होती है। मैनेजर अपना फोन चेक करता है और चौंकते हुए बोलता है, अरे अभी तो इसे अंदर गए हुए 10 मिनट ही हुए हैं। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ एमसी मुस्कुराता है और सोचता है कि शायद यही क्रिस्टल है मेरा बाहर निकलने का रास्ता। वो तैरकर उस क्रिस्टल की तरफ जाता है और उस क्रिस्टल को अपनी मुट्ठी में पकड़ता है और एक ही झटके में उसे तोड़ लेता है और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, पैसिव स्किल एसेंस ऑफ माना एप्लीकेशन हैज बीन एक्वायर्ड। अचानक पूरे माना क्यूब एक धमाके के साथ ध्वस्त हो जाता है। बाहर खड़े दोनों लोग हैरान हो जाते हैं। जिस टेस्ट को पूरा करने में एस रैंक प्लेयर को भी 1 घंटा से ज्यादा लग जाता है, हमारे एमसी ने उसे सिर्फ 10 मिनट में ही तोड़ दिया है। पिछला वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 36 मिनट का था। तभी मैनेजर एमसी के पास जाता है और खुशी से कहता है कि अमेजिंग जेयूल, तुमने सिर्फ 10 मिनट में माना क्यूब को तोड़ दिया। तभी डायरेक्टर एमसी के पास आती है और पूछती है कि आखिर तुम उस माना क्यूब से इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? एमसी जवाब देता है, मैं तो सिर्फ एक क्रिस्टल जैसा क्यूब देखा और उसे तोड़ दिया। जिसे सुनने के बाद डायरेक्टर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सीन शिफ्ट होता है और हम किम यूजून को देखते हैं जो गुस्से में होती है क्योंकि जेन अभी तक घर नहीं पहुंचा होता है। तभी एक चमकती हुई रोल्स रॉयस उसके घर के सामने आकर होती है और उसमें से हमारा हीरो किसी शहजादे की तरह बाहर निकलता है। यूजून और उसकी माँ दोनों को मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और कमरे में आते ही यूजून उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, तूने मार्शल आर्टिस्ट बनना छोड़कर मैजिक क्यों चुना है? हमारा एमसी कूल अंदाज में जवाब देता है, मार्शल आर्टिस्ट में अब कोई स्कोप नहीं रहा है। फिर वो पलट कर पूछता है, वैसे तो यहाँ क्या कर रही है? और हमें पता चलता है कि यूजून के पेरेंट्स काम पर थे, इसलिए वो रात में वहीं रुकने आई थी। हीरो उससे एक रिक्वेस्ट करता है, अब जब मैं मैजिक क्लास में आ ही गया हूँ तो मुझे इसके बेसिक सिखा दो। लड़की मजाक में कहती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? लड़का कहता है, ठीक है तुम मुझसे एक विश मांग लेगा कभी भी। लड़की मान जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि इसे तो 1 साल में सब कुछ भूल ही जाना है। फिर मजाक में पूछता है कि वैसे क्या विश मांगोगी? कहीं मुझसे शादी तो करने का इरादा तो नहीं है ना? लड़की ये सुनकर चिढ़ जाती है और उसे तकिए से मारना शुरू कर देती है और दोनों की प्यारी सी पिलो फाइट शुरू हो जाती है। तभी जेन की माँ बोलती है, जल्दी से तुम लोग डिनर करने के लिए नीचे आ जाओ। फिर हमारा सीन चेंज होता है एक घने जंगल जहाँ हमारा हीरो की डैड मिनसुंग हो अकेले ही एक पूरे डंजन को क्लियर कर रहे होते हैं। तभी स्कारलेट गिल्ड का एक आदमी उन्हें अपने गिल्ड में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन वो शांत अंदाज में मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो रिक्वेस्ट करता ही रहता है। तो गुस्से में देखते हैं जिसे वो डर कर पीछे हट जाता है और वो बोलते हैं इंसान बहुत लालची होते हैं और यह कहकर वो हवा में ही गायब हो जाते हैं। क्या ही रहस्यमय डैड है उनका भाई। वापस क्लासरूम में डायरेक्टर सियोंग यून जेन की पहली मैजिक क्लास ले रही होती है और वो कहती है, चलो मुझे एक पंच मारो। लड़का एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन डायरेक्टर उसे बड़े आराम से अपने हाथ से ही रोक लेती है। एनसी डर जाता है और मन ही मन बोलता है कि मैंने इसे सिर्फ एक हीलर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो पक्का एक एस रैंक रेडर है। अब डायरेक्टर अटैक करती है और एक तेज लेजर बीम फेंकती है। हमारा एमसी रोल कर बचता है और अपनी ब्लीड चेन स्किल की लाइटनिंग एरो छोड़ता है, लेकिन डायरेक्टर को एक खरोच भी नहीं आती। वो कहती है ए रैंक की स्किल इंप्रेसिव है ये, पर तब तक ये बेकार है जब तक ये सही टारगेट पर न लगे। और फिर वो एक एरो उसकी तरफ छोड़ दिए। लड़का सीधा हिट लेता है और वो एरो सीधे हमारे एमसी को आ लगता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है। डायरेक्टर उसका सहन शक्ति से इंप्रेस हो जाती है। फिर वो ब्लू लाइटनिंग की बारिश करती है, लेकिन एमसी एब्सोल्यूट कैलकुलेटर स्किल एक्टिवेट करके उसकी सारी मैजिक को न्यूट्रलाइज कर देता है। डायरेक्टर हैरान होते हुए बोलती है कि तूने मेरी मैजिक स्कूल को रिवर्स कैसे कर दिया? लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, खुद पता कर लो। और जमीन से एनर्जी का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। डायरेक्टर उसे रोक तो लेती है और उसका हाथ कांपने लगता है। वो हैरान थी, ये बिना चैंटिंग के स्पेल कैसे कास्ट कर रहा है। दूसरी तरफ एमसी की हालत खराब हो चुकी थी, उसका माना लगभग खत्म हो चुका था। वो थक कर कहता है, तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए उसे एक झटके में ही नीचे गिरा देती है और कहती है, एक्सपीरियंस बोलते हैं बच्चे इसे। और वो खुद को गर्व से उसकी ऑफिसर मास्टर घोषित कर देती है। कुछ समय बाद एमसी अपनी दोस्त यूजुंग से मैजिक की थ्योरी सीख रहा होता है। जैसे ही यूजुंग उसे कुछ सिखाती है, सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और उस सिस्टम विंडो पर लिखा होता है कि उसकी मैजिकल नॉलेज और एफिशिएंसी बढ़ गई है। लड़का इन लगातार आने वाले नोटिफिकेशन से इरिटेट हो गया था। उसे लग रहा था जैसे सिस्टम उसे लगातार ग्रो होने के लिए मजबूर कर रहा है। यूजिंग भी हैरान थी कि वो इतनी जल्दी सब कुछ कैसे सीख रहा है। पढ़ाई के दौरान जेयून को अपना पिछली जिंदगी के एक आदमी का चेहरा धुंधला याद आता, लेकिन तभी उसे याद आता है कि हेल ने उसे नए सिरे को हराने के लिए सिर्फ 2 ही महीने दिए हैं। वो सारी डिस्ट्रैक्शन को हटाकर फिर से अपने लक्ष्य पर फोकस करता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देते हैं जहाँ पर वो एक माना इनहेंसमेंट पिल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एक ऐसी चमत्कारी पिल जो किसी अवेकन व्यक्ति की माना को हमेशा हमेशा के लिए बढ़ा सकती है। ये तो गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा
ये काम इतना आसान नहीं है। एक के बाद एक उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही होती है। महंगे इंग्रेडिएंट्स से बना मिक्सचर बार बार खराब हो रहा होता है और फ्रस्ट्रेशन में आकर वो अपनी चम्मच फेंक देता है और बोलता है कि 3 बार कीमती हर्ब्स बर्बाद हो चुके हैं और उसकी जेब भी खाली होने के कगार पर आ चुकी है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अभी नवंबर 2020 के टाइमलाइन में है और इस समय तक कोई भी इस जादुई पील को बनाना नहीं जानता। इसका आविष्कार तो असल में 5 साल बाद होने वाला है। जेन को इसकी रेसिपी अपने पास्ट लाइफ में एक वर्ल्ड क्लास एल्केमिस्ट से मिली थी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि शायद वो तरीका काम नहीं करेगा या उसमें कोई कमी है। तभी निराश के अंधेरे में उसका दिमाग में बिजली की तरह एक नया आइडिया आता है। उसे ली जे सिंह को ढूंढना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह वही जीनियस लड़का है जो 5 साल बाद इस पील का आविष्कार करके पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। जय सिंह अभी मिल्स एकेडमी में फर्स्ट ईयर का सीनियर है और एमसी एक पल भी बर्बाद किए बिना फौरन वहीं जाने का फैसला करता है। और उधर जब यूजुंग हमारी प्यारी लड़की जेन के घर आती है तो दरवाजा खोलते ही उसके सामने डरावना नजर आता है। एक अजीब सा पॉट जिसमें से धुआं निकल रहा होता है और एक गंदा सिंक देखकर वो बुरी तरीके से डर जाती है। उसके दिमाग में भयानक ख्याल आने लगते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कहीं जेह्यून ने खुद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया है। वो इतनी घबरा जाती है कि पुलिस को कॉल करने के बारे में सोचने लगती है और अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में एक फ्राइंग पैन उठाकर वो एक जासूस की तरह पूरे घर की तलाशी लेने लगती है। दोस्तों ये सीन दिखाता है कि यूजुंग जेह्यून से कितना प्यार कर रही है, भले ही वो ऊपर से ही कितना भी नाराज क्यों ना हो। और नरेटर भाई हमें कुछ बताता है, जब युगड्रासिल आसमान में प्रकट हुआ था और मॉन्स्टर ने दुनिया पर हमला किया था तो एक नाम हीरो की तरह उभरा था, ली जिन सियोंग, जिसे दुनिया क्विक ब्लेड के नाम से भी जानती थी। और जय सिंह जिसे हमारा हीरो ढूंढने निकला है उसी महान और लेजेंडरी हीरो का बेटा है। सोचिए बाप इतना बड़ा हीरो है तो बेटा कितना बड़ा टैलेंटेड होगा। जीवन ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग पहुंचकर क्लर्क से बोलता है कि मुझे डेगू जाना है। क्लर्क उसे हैरानी से देखता है क्योंकि डेगू अब एक वीरान एबेंडन सिटी बन चुका है, एक ऐसी जगह जहाँ इंसानों से ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर घूमते हैं और हर पल जान का खतरा बना रहता है। लेकिन हमारा हीरो तो अब मिशन पर निकला है। वो मिल्स एकेडमी पहुंचता है और वो सोचने लगता है कि जैसन उसे कहाँ मिलेगा। उसे पता था कि जैसे कॉम्बैट डिपार्टमेंट में है, लेकिन उसे लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत है, इसीलिए ज्यादा चांस था कि वो क्लासरूम या फिर लाइब्रेरी में होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। भीड़ में घुसते ही उसे कोई जोर से धक्का दे मारता है और वो कोई और नहीं बल्कि जयसिंह था। जयसिंह घबरा कर माफी मांगता है, लेकिन जेयुन का ध्यान उसके सामने खड़े बुली पर था जो उसे परेशान कर रहा था। बुली घमंडी से पूछता है, तू कौन है बे? इसका भाई है क्या? और वो अपना हाथ एमसी के कंधे पर रखता है। जेन बिना कुछ कहे एक ठंडी नजर से उसे देखता है और शांति से उसका हाथ झटक देता है। अब बुली का ईगो हट हो चुका था। वो भड़क पड़ता है और उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं क्या यहीं पर? अब हमारे हीरो का भी पारा चढ़ जाता है। वो थोड़ा चिढ़ कर कहता है, ये दूसरी बार है जब कोई मेरा कॉलर पकड़ रहा है। समझ में नहीं आता कि लोग आजकल ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसे अपनी मास्टर सिंग यून की ट्रेनिंग याद आती है जो बताई थी कि क्लियरली इमेजिन करो, फॉर्मूला कैलकुलेट करो, स्पेल बिल्ड करो और फिर एग्जीक्यूट करो। और ये सब जो है ये मैजिक के फंडामेंटल्स हैं। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं एक ऐसा इमेजिन करना चाहता हूँ कि एक बीम लाइट की एरो की तरह शूट हो। और उसकी इतना कहते हैं उसका दिमाग में एक चमकदार और डिवाइन लाइट बीम जैसी इमेज बनती है और नोटिफिकेशन आती है कि होली एरो हैज बीन एक्टिवेटेड। दोस्तों ये सीन देखने के लायक था। जेन बस अपनी उंगलियों से इशारा करता है और बिना कोई स्पेल पड़े एक होली एरो बिजली की रफ्तार से उस बुली के सामने जा लगता है। एक धमाकेदार फोर्स से वो पीछे की तरफ चला जाता है और उसके मुंह से थूक भी निकल जाती है। वहाँ मौजूद हर कोई यहाँ तक कि जयसिंह भी हैरान था कि इसने बिना चेंजिंग के स्पेल कैसे कास्ट कर दिया। पूरी दर्द और बेइज्जती से पागल हो जाता है। वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और जेन पर हमला कर देता है। जयसिंह चिल्लाकर उसे वार्न करता है, लेकिन जेन अपनी जगह से हिलता तक नहीं। उसे अपने टीचर की एक और बात याद आती है, अगर माना को पूरे बॉडी पर समान रूप से लपेट लो तो फिजिकल अटैक्स को भी रोका जा सकता है। वो तुरंत अपनी बॉडी पर माना बेर एक्टिवेट कर लेता है। तलवार उससे ऐसे टकराती है जैसे किसी रबर की दीवार से टकराया हो और वो तलवार उसके हाथ से छूट जाता है, जिससे अब उस बुली की आंखों में खौफ आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता है, एमसी बिना वक्त गवाए उसके मुंह को पकड़ता है और एक और होली एरो सीधे उसके चेहरे पर दाग देता है। एक और धमाके के साथ वो पीछे जा गिरता है बुली और इस बार उसकी नाक टूट जाती है और वो बुली दर्द से कराने लगता है। जैसे ही ये देखकर शॉक में चला जाता है और बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन, और डर के मारे कांपने भी लगता है। थोड़ी देर बाद जेयुन एक हीलिंग पोशन निकालता है और बोलता है कि यार मैंने इसे तो किसी और ही काम के लिए बाय किया था। और ना जाने क्यों इस हीलिंग पोशन को देख जयसिंह शॉक में चला जाता है। अब एमसी पोशन का ढक्कन निकालकर उस बुली के चेहरे पर डाल देता है, जिससे उस बुली की चोटें पल भर में ही ढील हो जाती है। अब वो जयसिंह की तरफ मुड़ता है जो अभी भी शॉक में था और कहता है चलो नर्स ऑफिस चलते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एमसी और जयसिंह दोनों ही एक साथ में सीढ़ी के ऊपर चढ़कर नर्सेज ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी जयसिंह हिम्मत करके पूछता है कि क्या मेरे पापा ने ही तुमको भेजा है? तभी एमसी वहीं पर ही रुक जाता है और हंसकर कहता है, नहीं मुझे तो यहाँ तक ही नहीं पता है कि तुम्हारे पापा है कौन। और मनी मन बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे उनको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी जयसिंह पूछता है कि तब तुम मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो? जयसिंह सीधा पॉइंट
ट्रेन पर आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे काम है। जेसन बोलता है कि मुझसे काम, आखिर वो क्या है? एमसी कहता है कि एक पिल बनवानी है मुझे, जिसे सुनने के बाद जेसन एकदम से चौंक जाता है और बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि उस तरह की चीजों को बनाया कैसे जाता है। एमसी उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए बोलता है तुम एल्केमी में काफी ज्यादा अच्छे हो। वहीं पोशन की बोतल दिखाता है और पूछता है कि ब्लैक मार्केट में ये पोशन बेचने वाले तुम ही थे ना। अब जेसन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? ब्लैक मार्केट में तो पहचान पूरी तरीके से छिपी रहती है, लेकिन जेयून के पास में नॉर्मल सिस्टम था जो ब्लैक मार्केट के हर एक कोने को एक्सेस कर सकता था। जेसन गिल्ड और डर से भर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसके पिता को पता चला तो वो उसे मार डालेंगे। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहता है प्लीज प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना। एमसी उसे शांत करता है और कहता है कि रिलैक्स रहो, मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने नहीं आया, मैं बस तुम्हारे टैलेंट पर भरोसा करना चाहता हूँ और मुझे एक एक्सीलेंट एल्केमिस्ट चाहिए। और जेयून उसे बताता है कि उसे एक माना इनहेंसमेंट पिल बनानी है। ये सुनते ही जेसन का दिमाग बिजली की तरह तेजी से दौड़ने लगता है। उसकी कायरता और डर एकदम से ही गायब हो जाता है और उसकी जगह पर कॉन्फिडेंट जीनियस आ जाता है। तभी जेसन बोलता है कि माना इनहेंसमेंट पिल जो कि रीडर्स की माना को परमानेंटली बढ़ा सकता है और चिल्ला के एमसी से पूछता है कि क्या ये परमानेंटली माना इंक्रीज करेगा और क्या ऐसा कुछ भी पॉसिबल भी है? अपने एमसी बोलता है कि ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है और मनीमर बोलता है कि ये एक ऐसा पिल है जिसको कि तुमने ही इन्वेंट किया था। एमसी की बातों को सुनने के बाद जेसन बोलता है कि परमानेंटली माना इंक्रीज पिल बनाने के लिए आखिर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी और सोचते हुए बोलता है कि वैसे पिल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट जो है वो मेरे अंदाज से लगेंगे बैन ड्रैगन का हॉर्न, स्प्रिंग वाटर फ्रॉम जोटुनहेम। और जेसन की इतना बोलते ही एमसी बोलता है कि क्या ये सारी चीजें इनफ नहीं होंगी? फिर बोलता है कि इतनी देर में इसका ऑरा चेंज हो चुका है और हकला भी नहीं रहा है और तो इसने बस पिल के इफेक्ट के बारे में सुनने बात से ही मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स को गेस कर पा रहा है। ये बंदा सच में टैलेंटेड है। अजीब से चेहरा बनाते हुए एमसी बोलता है कि कैसे भी इस बंदे को जीतना होगा। फिर जेसन चौंक जाता है और बोलता है कि लेकिन अगर ये ग्रेट एलेक्सर है तो सबसे बेटर रहेगा कि तुम किसी और ही बेटर एल्केमिस्ट से पूछो। एमसी बाहर से खुशी का चेहरा बनाते हुए बोलता है नहीं, मैं तुमसे ही बनवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, अगर तुम फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं है, रिस्क लेना भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है। ये सब जेसन के दिल को छू जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर इतना विश्वास किया था। लेकिन गाइस एमसी के दिमाग में तो किलर जैसा प्लान चल रहा होता है। वो मनी मन बोलता है कि फाइनली मैं इसके साथ में कनेक्शन बनाने में सफल रहा। फिर अगली सुबह जेसन अपने कमरे में बैठकर रो रहा होता है। उसे हमेशा एक डरपोक और कायर समझा गया, लेकिन आज किसी ने उसे कहा था कि फेल भी हुआ तो कोई बात नहीं है, बस इतना सुनना ही उसके लिए बहुत था। और जेसन बताता है कि मैं अपने सिबलिंग्स के बीच में कमजोर हूँ और उसके साथ मैं उनके मुकाबले टैलेंटेड भी नहीं, और बचपन में ही मेरी मॉम का डेथ हो चुका था जिससे मैं अकेला पड़ गया। उसके साथ में मैं फादर का अप्रूवल भी नहीं ले पाया। फिर बोलता है कि चलो सही है कि मैं फेल हुआ क्योंकि मेरे पास में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पहली बार मैं सक्सेस हुआ हूँ, और फुल फुल कर रोने लगा है। इस बीच जेयून का मेन क्वेस्ट अभी एक्टिवेट हो जाता है और क्वेस्ट होता है कि तुमको गॉडेस हिल की ट्रायल पूरी करनी है। तुमको खतरनाक बॉस मॉन्स्टर नाइट शैडो को टाइम लिमिट के अंदर ही हराने होंगे और डिफिकल्टी लेवल सी है और रिवार्ड हेल्थ गिफ्ट। रिमेनिंग टाइम 56 दिन 18 घंटे 47 मिनट बचे हैं। और हाँ, अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें पेनल्टी के रूप में मौत ही मिलेगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और सिस्टम एमसी को नोटिफाई करता रहता है कि 49 दिन बचे हैं ट्रायल पूरा करने के लिए, फिर 21 दिन बचे हैं, फिर 18 दिन बचे हैं और अब 10 दिन ही बचे हैं। और 10वें दिन हम जेयून को ट्रेनिंग हॉल में अपनी टीचर शियोंग यून के साथ जबरदस्त ट्रेनिंग में देखते हैं। वो उसके ब्लू लाइटनिंग अटैक्स को फुर्ती से डॉज कर रहा होता है और टीचर शियोंग यून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। लेकिन हमारा एमसी एक और अटैक को रोकने के लिए माना शील्ड बनाता है और माना शील्ड बनाने के साथ ही वो होली एरो अटैक को एक्टिवेट करके काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन हमारे एमसी के अटैक को टीचर शियोंग यून अपने मेन शील्ड से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शील्ड में क्रैक आ जाता है। एमसी का अटैक देख शियोंग यून हैरान हो जाती है और बोलती है कि इसने इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस कैसे कर ली। और ऐसे ही वो काफी सारे एक दूसरे पर अटैक करते हैं और काफी देर तक इनके बीच में लड़ाई चलती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फाइनल अटैक बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और एक दूसरे पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि मैनेजर चिल्लाते हुए बोलता है कि रुको, टाइम अप हो चुका है और आज तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। और मनी मन बोलता है कि अगर इनके ट्रेनिंग को देखा जाए तो इन लोगों ने तो आर्क मेटल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और आर्क मेटल पर सिर्फ स्केच डालने के लिए ही सिग्निफिकेंट अमाउंट का स्ट्रेंथ लगा है। और अगर मैं उन लोगों को रोका नहीं होता तो शायद इस ट्रेनिंग हॉल का नाम और निशान नहीं बचता। ट्रेनिंग के बाद शियोंग यून कहती है कि वो अनबिलीवेबल स्पीड से मजबूत हो रहा है और एमसी से पूछती है कि तुम सेपरेटली थ्योरी क्लास भी ले रहे हो क्या? जेन बताता है कि वो थ्योरी क्लास अपने दोस्त से सीख रहा है और टीचर शियोंग यून बड़े क्यूट अंदाज में कहती है कि चलो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर है, आफ्टर ऑल मैं तुमको थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं हेल्प कर सकती, इसीलिए मैं थोड़ा चिंतित थी और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो दोस्त है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। एमसी बोलता है कि हाँ, मैं गेस कर सकता हूँ और अपने मनी मन बोलता है कि वो काफी इंटेलिजेंट तो है, बस उसकी एक ही प्रॉब्लम है जो कि
की उसकी वियरनेस पर्सनालिटी है। और चलने से पहले सियोंग यून उसे याद दिलाती है कि वो फिर से एक डंजन रीड करना चाहता था ना। एमसी कहता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग को इफेक्टिवनेस के साथ टेस्ट करना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम जिस ई रैंक डंजन में पहले गए थे वो अब उसके लिए बच्चों का खेल है। लेकिन दोस्तों असली दिक्कत तो ये थी कि वो ई रैंक नहीं बल्कि सी रैंक डंजन था, जहाँ उसे हिल और नाइट शेडो का सामना करना पड़ा था। अब वो सोचता है कि क्या मैं अकेले एक सी रैंक बॉस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। कुछ समय बाद जेयुन जेसिंग के पास आ जाता है और जेसिंग जेयुन को देखने के बाद बोलता है कि जेयुन तुम आ ही गए, और उसने बड़ी मेहनत से वो खास फीट बना ली होती है। जिसे देखने के बाद एमसी कहता है कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि माना इनहेंसमेंट पील है जो कि परमानेंटली यूजर की मैजिक स्टेट को बढ़ा सकी है, और ये पील एक बढ़िया एल्केमिस्ट के द्वारा बनाई गई है जिससे इसका इफेक्ट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। तभी एमसी जेसिंग से पूछता है कि अगर मैं इस पील को खाऊंगा तो मुझे कुछ होगा तो नहीं ना। जेसिंग कहता है कि ये ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, तुम खा सकते हो। और जैसे ही जेयुन वो माना इनहेंसमेंट पील खाता है उसकी मैजिक स्टेट सीधे 15 पॉइंट से बढ़ जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और हमें बताया जाता है कि एल्केमी एक बहुत ही गहरी साइंस है और जेसिंग का टैलेंट सच में लाजवाब। जेयुन मुस्कुराता है और जेसिंग से कहता है कि वो सच में एक जीनियस है। और पील को खाने के बाद एमसी जेसिंग को बोलता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो। जेसिंग जवाब देता है कि ये सब तुम्हारे ही वजह से हुआ है, जो कि तुमने मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा किया था। अब हमारा हीरो पूरी तरीके से तैयार हो गया था अगली फाइट के लिए। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वो नाइट शेडो को हराने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हिल अपने पालतू ड्रैगन गार्मर से बात कर रही होती है और कहती है कि लग रहा है आज उनके पास दिलचस्प मेहमान आने वाला है। टाइमर पर अब सिर्फ शायद एक ही दिन बचे होते हैं। जेयुन वापस उसी खतरनाक डंजन के गेट पर पहुंचता है। उसे सिस्टम के द्वारा वल्कैरी प्रोबिटनरी सीट दिया जाता है जिसमें वल्कैरीज का रिंग, नेकलेस, इयरिंग्स होता है, जिससे उसे माना एक्सटॉर्शन की एक नई पैसिव स्किल मिलती है। जैसे ही वो डंजन में इंटर करता है पोर्टल सिस्टम उसे बताता है कि नॉर्मल सिस्टम की वजह से उसे सीधे हेलहैमर द लैंड ऑफ डेथ में भेजा जाए। और सिस्टम के इतना कहते ही हम देखते हैं कि एक पोर्टल से एमसी नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन वो जमीन पे अच्छे से लैंड कर जाता है। और वो सोचता है कि मैंने पहले तो रियलाइज नहीं किया, लेकिन यहाँ ओमिनियस मैजिक और वेरियस पार्ट से आ रही है। ये जरूर नाइट शेडो की प्रेजेंस की वजह से हो रहा है। अगर मैं उस नाइट शेडो को हरा दूंगा तो मैं उस हेल क्वीन से दोबारा से मिल सका। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है जो उसे एडवर्सरी कहती है। अगले ही पल वही पुराना मॉन्स्टर उस पर तीर चलाता है, लेकिन इस बार जिन आसानी से मैजिक बैरियर से खुद को बचा लेता है। वो दिखता है कि कई मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकल रहे हैं। उसे अपने टीचर की सिखाई हुई बैटल मैच की हाइब्रिड फाइटिंग स्टाइल याद आती है, जो मैजिक और फिजिकल कॉम्बैट का एक डेडली मिक्सर है। वो होली एरो से मॉन्स्टर्स को ब्लास्ट करता है और धीरे धीरे उन सबको खत्म कर देता है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि तुमने ड्रैगन को डिफीट कर दिया है। इसी भी डंजन के बाहर मैनेजर सेंगजे गार्डिंग कर रहा होता है। तभी उसे कुछ स्ट्रेंज फील होता है जिससे वो सतर्क हो जाता है और अपना स्वॉर्ड भी निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार तेजी से उसकी तरफ आ रही है और वो स्पोर्ट्स कार सीधे उस मैनेजर के सामने आ रही है और उसमें से एक औरत जिसका नाम युंगजू होता है वो बाहर निकलती है और वो औरत उसी मैनेजर की पुरानी दोस्त होती है। सेंजे अपनी स्वॉर्ड को रख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। वो लड़की बोलती है कि मैं अभी अपना काम कर रही हूँ और मैं यहाँ पर अपनी गिल्ड बिजनेस के लिए आई हूँ और also तुमने देखी भी है। तभी सेंजे मन में सोचता है कि और जब से हम ग्रेजुएट हुए हैं तब से वो मुझसे कनेक्टेड नहीं है। फिर बोलता है कि ये वह ऐसी लड़की नहीं है जो कि सिर्फ मुझे देखने आई हो। तभी वो पूछती है कि क्या तुम इस डंजन को मैनेज कर रहे हो। मैनेजर जवाब देता है कि ये आउटसाइडर का बिजनेस नहीं है। फिर वो बोलती है कि ये काफी स्ट्रेंज है, यूजुअली तुम डंजन को मैनेज नहीं करते। क्या तुम्हें डिमोट कर दिया गया है या फिर कुछ और है। गाइस डिमोट का मतलब होता है कि किसी की उसके पद से हटाकर उसे नीचे वाले पद पे कर दिया गया हो। मैनेजर कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो मैनेजर बोलती है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या लेडी सियोंग बीमार है। ये सुनकर मैनेजर काफी सीरियस चेहरा बना लेता है। फिर बोलता है कि एब्सोल्युटली ये सिर्फ रूमर्स हैं। आखिर तुमने ये सब सुना कहाँ से। वो कैजुअली बताती है कि मेरे पास काफी सारे कान हैं और क्या तुम जानते हो कि मेरे क्रिएटर गिल्ड के पास ऐसे काफी सारे हैं। मैनेजर सीरियसली सोचता है कि क्या ये रिवील कर रही है कि इन लोगों ने काफी सारे स्पाई को हायर किया हुआ है हमारे ऊपर नजर रखने के लिए। फिर मैनेजर सांस छोड़ते हुए बोलता है कि थैंक्स मुझे बताने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में काफी सारे काम बचे हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जो अपने फोन में कुछ चेक करते हुए बोलती है कि ये वही चीज ही न थी जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे। मैनेजर बोलता है कि मुझे इन लोगों को क्लीन करने के लिए जाना चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे पास एक और चीज है जो पूछने के लिए है, और फिर वो एमसी को फोटो दिखाते हुए बोलती है कि इस किड का नाम मिन जेयुन है, जिसे देखने के बाद मैनेजर काफी चौंक हो जाता है। फिर वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि वो हाल ही में लोटस गिल्ड की बिल्डिंग में अक्सर आ रहा है और सियोंग से मिल भी रहा है। मैनेजर तुरंत अलर्ट हो जाता है और उसे कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर देता है। योंगजू जाते जाते कहती है मुझे पता था कि तुम कुछ नहीं बताओगे, और कार के अंदर चल जाती है और कार के अंदर ही अंदर से बोलती है कि मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये सीन हमें बताता है कि दूसरी गिल्ड भी अब हमारे एमसी के ऊपर नजर रख रही है, और उसके जाते जाते के साथ ही मैंने बोलता है कि पहले मुझे लेडी को रिपोर्ट
करना होगा। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर बहुत से मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उसकी लाशों के ढेर पर बैठा होता है। तभी डंजन का बॉस नाइट शैडो आखिरकार उसके सामने आ जाता है। जियोन सिंह उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है काफी टाइम हो गया है। नाइट शैडो की बॉडी एक भयानक लाल रंग में जल रही होती है। वो बिना किसी चेतावनी के जियोन की तरफ जंप करता है। अब शुरू होती है असली लड़ाई। जियोन हवा में कूदकर होली एरो उसकी आंखों और मुंह पर फायर कर देता है। फिर वो लाइटनिंग चेन एक्टिवेट करके उसे जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर आसानी से चेन तोड़ देता है। जियोन फिर से होली एरो का एक बैराज सीधा उसकी आंखों पर दे मारता है। एक बार फिर से मॉन्स्टर दर्द से चीखने लगता है और उसकी चेहरे से खून निकलने लगता है, लेकिन वो भी हार मानने वाला नहीं था। तभी सिस्टम एक खतरनाक वार्निंग देता है, बॉस मास्टर हैज इंटर इन बेजर्क मोड। अब उसकी स्ट्रेंथ और फुर्ती 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी होती है बेजर्क मोड में जाने की वजह से। और तो और जियोन पर स्टिग्मा ऑफ डेथ लग चुका होता है। उस स्टिग्मा ऑफ डेथ के बारे में बताया जाता है, अगर वो 10 मिनट के अंदर उसे नहीं हटाता है तो उसे सडन डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी, यानी सीधा मौत। और इसे हटाने का तरीका बस एक ही है, नाइट शैडो को हराना। अब जियोन घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो उस बेजर्क मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है, पर वो हैरान रह जाता है जब नाइट शैडो उससे दूर भागने लगता है। मॉन्स्टर के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि अगर वो लड़ाई को लंबा खींचेगा तो जीत उसकी की ही होगी। जियोन उसकी चाल समझ जाता है और एक वाइड एरिया स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करता है, पर जैसे ही वो स्पेल कास्ट करने ही वाला होता है, नाइट शैडो अपनी आंखों से उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और उसकी वजह से हमारे हीरो का कंसंट्रेशन टूट जाता है और उस पर फियर डिबफ भी लग जाता है, जो उसकी सारी एबिलिटी को कमजोर कर देता है। हमारा एमसी कंफ्यूज और डरा हुआ अगले ही पल मॉन्स्टर का एक जोरदार अटैक झेलता है, जिसे उसके मुंह से खून निकल जाता है और एमसी खून थूकता है, पर वो हार मानने वाला नहीं होता है और अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है। अब टाइमर पर सिर्फ 7 मिनट 11 सेकंड बचे होते हैं। अब जियोन को लगता है कि मॉन्स्टर शायद अपनी हिप्नोटाइज करने वाली स्पेल को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो एक नई रणनीति बनाता है, वो वाइन बूस्ट यूज करके मॉन्स्टर की विजन को ब्लॉक करता है और जैसे ही धुआं साफ होता है, जियोन की हथेली में लाइट मैजिक जलता हुआ दिखाई देता है। उसने पहले से ही प्लान बना रखा था। वो मॉन्स्टर को चिढ़ाता है, तू क्या सोचता है मैं अंधों की तरह तुम पर दौड़ पड़ूंगा, और फ्लैश बूम एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल पूरे मैदान में एक तेज रोशनी का धमाका होता है और साथ ही बिजली की कई चेन्स निकलकर सीधा नाइट शैडो पर हमला कर देती है। मॉन्स्टर आग में जलता है और दर्द से बुरी तरीके से चीखने लगता है। जियोन राहत की सांस लेता है और बोलता है कि फाइनली मैंने तुमको मार दिया बास्टर्ड। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। तभी जियोन को पीछे कुछ अनडेड मॉन्स्टर नजर आते हैं। वो वही थे जिनसे वो पहले लड़ चुका था। और गाइस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। तो दोस्तों क्या जियोन इन सभी मॉन्स्टर को हरा पाएगा? क्या वो नाइट शैडो को खत्म करके हेल की खतरनाक ट्रायल को पास कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस 10 मिनट की काउंटडाउन के क्या होगा? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले धमाकेदार एपिसोड का। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा।